तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो यार। मैंने उस सीरीज को पूरा करने का ठान ही लिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ कर मैंने सोचा कि ऑडियंस को भी तो खुश करना है, तो फिर ठीक है चेंज ही कर देते हैं। ये वाली सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मजेदार है। इसके ऊपर एक एनिमे सीरीज भी है जो कि चाइनीज में है और वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन इसकी मांगा काफी ज्यादा अच्छी है, जिसमें हीरो जीरो से बनता है हीरो। शोनन जंप है जिसमें हमारा हीरो जो है वो बच्चे से बड़ा होगा और पूरी उसकी स्टोरी बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो इस सीरीज में हमारे हीरो का नाम वैंग लिन होता है। तो वैंग लिन जो होता है एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि बहुत ही बुरी हालत में होता है और थका हारा ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। वो सीढ़ियां चढ़ रहा होता है जहां तक कि उसके हाथ और उसके पांव से भी ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो टॉप के करीब पहुंचता है तो वहां पर एक एल्डर बैठा होता है और उसे कहता है कि ओए लड़के अपना नाम बताओ। लेकिन इसी के साथ ही हमारी स्टोरी जो होती है वो शुरुआत में चली जाती है कि आखिर हमारा हीरो वैंग लिन जहां तक पहुंचा कैसे। तो शुरुआत में वैंग लिन अपने बारे में बताता है कि मैं किताबी कीड़ा हूं, मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ना ही मुझे ज्यादा मार्शल आर्ट्स पसंद है। मैं हर वक्त बैठकर नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ, जहाँ पे किताबें पढ़ता रहता हूँ। मेरा नाम वैंग लिन है और मुझे यहाँ पर यही सब कुछ करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर साथ ही वो कहता है कि महीना पूरा होने वाला है, मेरे फोर्थ अंकल ने कहा था कि वो मुझे पिकअप करने के लिए आने वाले हैं और मुझे लगता है कि आज ही का वो दिन है जब वो यहाँ पर आएंगे। तो इसी के साथ उसके फादर साइड से निकलते हैं और उसे कहते हैं कि वैंग लिन तुम्हारे अंकल यहाँ पर जल्दी पहुंचते होंगे, चलो जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल कर लो। तो वैंग लिन उनसे कहता है कि डैड मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली हुई है, मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ, बस अंकल के आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो उसके डैड से कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ने यहाँ पर बड़ी मेहनत के साथ इस सेक्टर की कंपटीशन में तुम्हें यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिलवाई है, इसी वजह से उम्मीद करता हूँ कि तुम पूरी मेहनत करोगे और यहाँ पर फेल नहीं होगे। तो लॉन्गलिन उनसे कहता है कि हाँ फादर मैं बिल्कुल फेल नहीं होगा, जबकि उसकी मॉम उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए काफी सारे मीठे आलू लेकर आई हूँ, तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो कहता है हाँ हाँ मॉम मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर साथ उनके दरवाजे के ऊपर नॉक होती है तो लॉन्गलिन बड़ी बेसब्री के साथ भागता हुआ जाता है, जाकर दरवाजा ओपन करता है तो उसके फोर्थ अंकल वहां पर खड़े होते हैं। तो उसे कहता है अंकल अंकल आप आ गए। तो उसके अंकल उसे कहते हैं हाँ मैं आ गया बेटा, क्या तुम तैयार हो। और इसी के साथ ही तकरीबन आधा महीना पहले की सीन दिखाते हैं जहां पर उसका फोर्थ अंकल जो था घर पर आया होता है और घर पर आने के बाद वो उसके अपने बड़े भाई को कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पर हैंगजी स्कूल के बारे में सुना है। तो उसका भाई से कहता है कि हाँ मैंने सुना है, हैंगजी स्कूल से जितने भी लोग पढ़कर बाहर निकलते हैं वो सारे के सारे सेंट्स बन जाते हैं। सुनने के बाद उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को यहाँ पर एक मौका मिला है, हमें यहाँ पर इस बार 3 रिक्रूट्स को वहां पर भेजने के ऑर्डर मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं अपने भतीजे को वहां पर भेजूं, तुम्हारे बेटे वैंग लिन को वहां पर मैं सबमिट करवाना चाहता हूँ ताकि वहां पर जाकर टेस्ट को पास करके एक सेंट बन सके। ये बात सुनने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं कि हमारा बेटा क्या वाकई में एक सेंट बन सकता है, क्या वो जाकर अकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। तो फोर्थ ब्रदर कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं ये कर सकता है, जबकि वो भी उनसे कहता है क्या वाकई मुझे हैंगजी स्कूल जाना पड़ेगा, क्या मुझे एक सेंट बनना पड़ेगा। तो फोर्थ अंकल उसे कहता है कि हाँ तुम वहां पर जाकर ये सेंट बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सारी मार्शल आर्ट्स को सीखना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि सेंट्स कौन होते हैं, सेंट्स वो लोग होते हैं जो कि इमोर्टल्स होते हैं, यानी कि जिनके पास ऐसी पावर्स होती है जिन्हें कभी मारा नहीं जा सकता। और साथ ही इसी के साथ ही उनका कैरवान जो होता है वहां पर से निकल पड़ता है। तो हमारा जो वैंग लिन होता है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो जाकर टेस्ट देकर उसे लगता है कि वो एक सेंट बनने के लिए अकेडमी को ज्वाइन कर लेगा। और उसके अंकल जो है वो भी पूरी तरह से एक्सपेक्टेशंस के साथ होते हैं और उसकी मदर उसके फादर भी उसके साथ ही होते हैं। रास्ते में जाते हुए उसके फादर जो होते हैं वो फिर से उससे थैंक यू बोलते हैं, जबकि उसका छोटा भाई उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा जो है वो मेरा भतीजा है और मेरे लिए भी बेटे की तरह ही है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर कोई एहसान बिल्कुल भी नहीं कर रहा। साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे भतीजे मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली का नाम रोशन करना, हमारी वैंग फैमिली का अब नाम तुम्हारी वजह से रोशन होना चाहिए। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं अंकल मैं जरूर करूंगा। और इसी के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी वहां पर रुकती है जहां पर जो पिकअप पॉइंट होता है जहां पर से हैंगजी स्कूल के लोग इन्हें जहां पर लेने के लिए आएंगे। वहां पर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, ये सभी लोग वैंग फैमिली के डिसाइपल्स के लिए आए होते हैं क्योंकि वैंग फैमिली से टोटल 3 डिसाइपल्स जो होते हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। तो वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है क्योंकि जिसका भी बेटा यहाँ पर सिलेक्ट होगा उनकी प्रेस्टीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर वैंग फैमिली के 4 बेटे होते हैं जिनमें से सबसे छोटा जो फोर्थ अंकल होता है और इसकी भी शादी नहीं हुई, इसी वजह से इसका कोई बच्चा नहीं होता। तो वो सभी लोग जो होते हैं उन्हें थैंक यू बोले होते हैं और कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और साथ ही हम सभी लोगों को भी इस बात से काफी फायदा होने वाला है। और इसी के साथ ही वहां पर सेकंड यंग मास्टर की एंट्री होती है। ब्रदर जो होता है वहां पर आने के बाद अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, है कि तुम भी यहाँ पर अपने बेकार नकारा बेटे को इस बार के कंपटीशन में हिस्सा दिलवाने के लिए आए हो। तो हमारे वैंग लिन के फादर उसे कहते हैं कि बिग ब्रदर तुम्हें यहाँ पर मेरे बेटे के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, जबकि वो उसे कहता है कि मैं इस तरह से बात क्यों ना करूँ, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हें यहाँ पर ये चांस मिल गया, लगता नहीं है कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर पास हो पाएगा। और इसी के साथ उसका बेटा भी वहां पर से बाहर निकलता है। तो उसका बेटा वहां पर से बाहर निकलने के बाद कहता है चाहे यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, चाहे कितनी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन ये कभी भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा। कि हमारा वैंग लिन जो था अपनी कजिन को पहचान
जानता नहीं होता। वो कहता है कि अब ये लड़की कौन है। कि फोर्थ अंकल जो होते हैं वो वैंग लिन से कहते हैं कि बेटा तुम्हें यहाँ पर इनकी बातों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन सभी लोगों को जो कहना है कहने दो। जबकि उसके अंकल जो होते हैं वो गुस्से के साथ कहते हैं मेरे बेटे ने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सच्ची बातें कह दी, इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा तो लगा होगा, लेकिन क्या करें मेरा बेटा वैंगजू है ही काफी ज्यादा कमाल का। जैसे वो यहाँ पर ये वाली बात करता है कि मेरा बेटा है ही कमाल का, तो हमारा वैंग लिन जो होता है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुमने कहा कि जो तुम्हारा बेटा है, मुझे तो लगा था कि ये एक लड़की है। जबकि वैंगजू भी चिल्लाकर उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे लड़की कैसे कह सकते हो, मैं एक लड़का हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी मेरी इंसल्ट करने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन मैं अपने लेवल को तुम्हारे लेवल के जितना तो नहीं गिरा सकता कि तुम्हारी इंसल्ट करना शुरू कर दूं। और इसी के साथ ही वहां पर तीसरे यंग मास्टर की एंट्री होती है। तीसरे वाला यंग मास्टर जो होता है वो थोड़ा सा मोटू और चबी सा होता है। तो वहां पर आने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी कजन्स को एक दूसरे के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। और यहाँ पर वैंगजू ने अपनी हद को क्रॉस किया है, तो वो आगे बढ़ता है और जाकर हमारे वैंगजू के सामने जाकर हाथ करता है और उसे कहता है कि मेरा नाम वैंग हाओ है। ये वाला जो होता है ये काफी ज्यादा अच्छा होता है, वैंगलिन के साथ काफी अच्छे से बात भी कर रहा था। जबकि इसी के साथ ही वैंगजू लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सभी कचरे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और कचरे एक दूसरे के साथ टीम अप हो रहे हैं। जबकि इसी के साथ ही वैंग हाउ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये क्या, मुझे लगा ये एक लड़की है। जबकि हमारा वैंगलिन कहता है हाँ मुझे भी पहले ये लड़की लगा था। जबकि वो इस बात से काफी गुस्सा हो रहा था। और इसी के साथ ही वहां पर हैंगजी स्कूल के एक यंग मास्टर की एंट्री होती है, तो वो वहां पर एंट्री मारता है और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि बताओ कि तुम सभी में से यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स कौन है। वैंग फैमिली के 3 कैंडिडेट्स जो कि इस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले हैं, उनको लेने के लिए मैं आया हूँ। इसी के साथ ही वो तीनों से कहता है कि हम तीनों यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए डिसाइपल्स हैं। तो वो एल्डर उसी के साथ आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि बताओ कि तुम में से वैंगजू कौन है। तो इसी के साथ ही वैंगजू के फादर उसे कहता है कि ये मेरा बेटा वैंगजू है। तो उसका नाम सुनने के बाद तो लड़का जो वहां पर आया होता है वो कहता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ पर स्पेशली मुझे कहा था कि तुम्हें अपने साथ केयर के साथ लेकर आओ, यानी कि तुम्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया जाए। लगता है कि तुम्हारी सिलेक्शन बड़ी ज्यादा आसान होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ से वैंग हाओ और वैंग लिन दोनों इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि यहाँ पर इसे फेवर दिया जा रहा है। वैंग उन लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर किसी सेंट को जानते हो तो फिर तुम्हारा एडमिशन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मेरा नाम सुनकर ही यहाँ पर मुझे एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन तुम लोगों का क्या, तुम लोगों को बाहर फेंक दिया जाएगा। और इसी के साथ ही वो लड़का जो वहां पर आया होता है उनसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, हम सभी लोग यहाँ पर से निकलने वाले हैं, अपने घर वालों को यहाँ पर गुड बाय बोल लो। और इसी के साथ ही फादर जो होते हैं वहां पर अपने वैंग हाउस से कहते हैं कि बेटा वहां पर पहुंचने के बाद मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ याद रखना और वैंगजू से जाकर काफी कुछ सीखना। कि फादर जो होते हैं वहां पर हमारे वैंग लिन से कहते हैं कि बेटा उम्मीद करता हूं कि तुम वहां पर जाकर पूरी मेहनत करोगे और टेस्ट को पास करोगे, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर अपने ऊपर बिल्कुल ही बोझ मत डालना, अपने ऊपर प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर वापस आ जाना और घर वापस आने के बाद हम कोई नया रास्ता ढूंढेंगे। तो वैंग लिन उनसे कहता है कि डैड आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पर से हार कर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मैं बल्कि सिलेक्ट होऊंगा और एक सेंट बनकर ही वापस आऊंगा। और इसी के साथ ही वो एल्डर लड़का जो होता है वहां पर अपने पास एक कालीन निकालता है और उनसे कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ। और वो तीनों जो होते हैं उस कालीन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो कालीन वहां पर से उड़ना स्टार्ट करता है। तो जैसे वो कालीन वहां पर से जा रहा होता है तो मदर और फादर दोनों चलाकर उसे कहते हैं कि बेटा अपना बेस्ट देना। जबकि फोर्थ अंकल उसे कहते हैं मैं चाहता हूं कि तुम इस बार सिलेक्ट होकर ही वापस आना। और वो भी वहां पर उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने के लिए बिल्कुल पूरी उम्मीद होता है। साथ ही चलाकर उनसे कहता है कि आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं टेस्ट को पास करके ही वापस आऊंगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्दी एक सेंट बनकर दिखाऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जहां पर अपने कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे जिसमें टोटल 3 टेस्ट होने वाले हैं। तो क्या हमारा वैंग लिन टेस्ट को पास करके इस सेक्टर का हिस्सा बन पाएगा या नहीं, और बाकी के दोनों यंग मास्टर्स का क्या होगा, क्या वो लोग भी यहाँ पर सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 02 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हैंगजू सेक्टर का सीन दिखाया जाता है। तीनों बच्चे वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आवाज आती है फेल फेल फेल, यानी कि वहां पर जो बच्चे टेस्ट दे रहे होते हैं वो सभी लोगों को फेल किए जा रहे होते हैं। वहां पर जो सीनियर डिसाइपल्स होते हैं वो लोग भी खड़े होते हैं और कहते हैं ये टेस्ट हमारी बार भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। एल्डर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को चेक करते हैं किसकी बॉडी के अंदर कितनी स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल पावर की बेस के ऊपर हमें यहाँ पर पास किया जाता है। तो हमारे तीनों डिसाइपल्स भी वहीं पर खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं कि एल्डर वहां पर उनके सर के ऊपर हाथ रखते हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर को महसूस करते हैं। अगर उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है तो वो पास होंगे, अगर नहीं तो वो फेल हो जाएंगे। फिर साथ ही एल्डर गुस्से के साथ कहते हैं अगला कौन है, और इसी के साथ ही वैंग जाओ की बारी आ जाती है। तो वैंग जाओ जैसे वहां पर जाता है उनके सामने खड़ा होता है तो एल्डर उसको चेक करते हैं, उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर नहीं होती, लेकिन साथ ही उससे नाम पूछते हैं अपना नाम बताओ। तो वैंग जाओ उन्हें अपना नाम बताता है। जैसे वो अपना नाम बताता है इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि तो
तुम्हारा नाम वैंग जाओ है, और साथ ही उसे कहते हैं जाओ जाकर राइट साइड के ऊपर खड़े हो जाओ, तुम पास हो गए हो। और इस बात से वैंग जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि उसके दोनों ब्रदर्स होते हैं काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं कि यहाँ पर ये पास कैसे हो गया। और बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल एवरेज सा दिखाई देता है, इसको यहाँ पर एल्डर ने पास कैसे कर दिया। और इसी के साथ एक और लड़की आती है और उसके एप्टीट्यूड को चेक करने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा एप्टीट्यूड काफी ज्यादा अच्छा है, और उसे भी वो पास कर देती है। अब एप्टीट्यूड का मतलब अभी पता नहीं ये है कि वो उसकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं, यानी कि अब यहाँ पर दो बच्चे जो है वो पास हो चुके हैं और इससे पहले वाले सारे के सारे फेल हो गए थे। और इसी के बाद अब यहाँ पर वैंग हाउ की बारी आ जाती है, तो वैंग हाउ हंसते हंसते उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा थक गए होंगे, क्यों ना आप लोग अब जाकर थोड़ी सी ब्रेक ले लें, उसके बाद आकर मेरा टेस्ट ले लेना। लेकिन एल्डर उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, सर आपने निकले हुए पेट की तरफ देखो, तुम इस सेक्टर के डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं हो, तुम फेल। जैसे वो इतना कहने लगता है, इसी के साथ ही वैंग हाउ कहता है कि सर देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। वो अपने पास एक बॉक्स निकालता और कहता है कि सर ये मेरी फैमिली का एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, मेरे डैड ने स्पेशली आपके लिए यहाँ पर भिजवाया, जरा इसको ओपन करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर ले। तो एल्डर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो, और साथ उस बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं। जब वो बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ते हैं उन्हें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर बहुत ही खास किस्म की लाइट निकल रही होती है, जैसे कि उसके अंदर 300 साल पुराना कोई और लिंक्स हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर से इस बॉक्स को जिस तरह से सील किया गया मुझे लगता है किसी बहुत ही महान प्रैक्टिशनर ने इसको सील किया है। और इसी के साथ ही हमारा वैंग हाउ सोच रहा होता है लगता है मेरा काम बन गया। तो एल्डर कहते हैं कि ठीक है लड़के, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर सेक्टर के डिसाइपल बनने के लायक तो नहीं हो, यानी तुम एक सेंट तो नहीं बन पाओगे, लेकिन मुझे एल्केमी परफॉर्म करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत है, क्या तुम यहाँ पर मेरे हेल्पर बनना पसंद करोगे? अगर ऐसी बात है तो जाओ जाकर राइट के ऊपर खड़े हो जाओ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं आपका हेल्पर बनना चाहूंगा। और इसी के साथ वो भी राइट के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, और इस बात से वैंगलिन काफी खुश होता है कि उसका दोस्त यहाँ पर पास हो गया। साथ ही वो जाकर वैंग जाओ के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि देखो मैं भी यहाँ पर पास हो गया, तुम अकेले ही नहीं हो जिसके पास यहाँ पर कनेक्शंस हैं। और उसके बाद बाकी के कुछ बच्चे जो होते हैं वहां पर फेल होने वाले वो रोना शुरू कर देते हैं। तो एल्डर कहते हैं कि यहाँ पर जितने बच्चे रो रहे हैं उन सभी को यहाँ पर डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई करो, उन सभी को उठाकर बाहर फेंकाओ। तो वहां पर उनके जो सीनियर डिसाइपल्स होते हैं वहां पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको पकड़ते हैं और तेजी के साथ वहां पर से गायब हो जाते हैं। वो सभी बच्चे जो वहां पर रो रहे थे, जो फेल हो गए थे, उन सभी को वहां पर से निकाल दिया गया है। तो इसके बाद हमारे वैंगलिन की बारी आ जाती है। तो फाइनली अब वैंगलिन की बारी है, सर अपनी सांसें रोक ले, अपनी धड़कनें रोक ले, क्योंकि यहाँ पर वैंगलिन की बारी है। तो वैंगलिन जाकर वहां पर मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि वैंग जाओ कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर बिल्कुल ही पास नहीं होगा। वैंग जाओ कहता है कि ब्रदर प्लीज पास हो जाना, और बाकी के सभी लोग वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि ये भी हमारी तरफ फेल होने वाला है। तो एल्डर अपना हाथ उठाते हैं, वैंगलिन के सर के ऊपर रखते हैं, और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, मुझे पास होना होगा। लेकिन साथ ही एल्डर कहते हैं कि फेल, तुम यहाँ पर बिल्कुल फेल हो। ये बात सुनने के बाद वैंग जाओ हंसना शुरू कर देता है, और वैंग हाउ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कर सकते हो। वैंगलिन बेचारे को वहां पर फेल करने के बाद उसे कहते हैं कि जाओ जाकर लेफ्ट साइड के ऊपर खड़े हो जाओ। वैंगलिन चुपचाप वहां पर से लेफ्ट साइड की तरफ चल पड़ता और कहता है कि मैं यहाँ पर आया क्या करने के लिए था, मेरे मदर, मेरे फादर, फोर्थ अंकल, उन सभी लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वो सभी लोग चाहते थे कि मैं इस टेस्ट को पास करूं और यहाँ पर एक सेंट बनकर बाहर आऊं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे इस वक्त चलना भी बहुत ज्यादा बोझल लग रहा है, मेरे पाँव बहुत ज्यादा भारी हो गए हैं, मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि मैं एक यूजलेस इंसान हूँ। और वो जाकर लेफ्ट के ऊपर खड़ा हो जाता है, जबकि एल्डर कहते हैं जबकि यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट खत्म हो चुका है, जो लोग राइट साइड के ऊपर हैं वो सभी लोग मेरे साथ चलेंगे, मैं तुम सभी को पैट्रियार्च के पास लेकर जाऊंगा, जहां पर तुम सभी को डायरेक्टली सेक्टर का हिस्सा बनाया जाएगा। वैंग हाउ, तुम क्योंकि मेरे हेल्पर बनने वाले हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ मेरे एल्केमी रूम में आओगे और वहां पर जाकर तुम मेरे हेल्पर बनोगे। और साथ ही वो बाकी सभी से कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है उन सभी का यहाँ पर सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा, उम्मीद करता हूं कि तुम में से कुछ लोग सेकंड टेस्ट को पास करके सेक्टर का हिस्सा बनने के लायक बनेंगे। और उन सभी को जाकर एक माउंटेन के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद जो लोग वहां पर माउंटेन के टॉप के ऊपर पहुंच गए वो पास हो जाएंगे, और जो लोग फेल हो गए वो सभी लोगों को यहाँ पर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन रास्ते में अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते तो तुम सभी लोग वहां पर गिव अप कहना, ऊंचा चिल्लाकर कहना, उसी वक्त कोई डिसाइपल वहां पर आएगा और तुम्हें वहां पर से डिस्क्वालीफाई कर देगा और बाहर भेज देगा। लोग यहाँ पर तुम्हारी विल पावर को चेक करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा विल पावर है, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है कि क्या तुम यहाँ पर इन सभी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर पहुंच पाओगे। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वो कहता है कि मेरे पास यही एक मौका है, मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर जो कर सकता हूँ, ये मेरे पास दूसरा मौका है और मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। और बाकी सभी की तरह वो भी वहां पर सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन अभी तकरीबन 6 घंटे ही होते हैं और वो लोग बुरी तरह से थक चुके होते हैं। हमारे वैंगलिन के तो पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं तो बहुत ही बुरी तरह से थक गया हूँ। और साथ ही वो पीछे की तरफ देखता है, वहां पर एक लड़की चिल्ला रही होती है क्योंकि वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाती है और गिरते हुए कहती है मैं गिव अप करती हूँ। जैसे वो गिव अप करने का कहती है, एक डिसाइपल वहां पर आता है, उसे पकड़ता है और बड़ी तेजी के साथ वहां पर से लेकर गायब हो जाता है। यानी कि इनके गिव अप करने का सिस्टम काफी ज्यादा अच्छा है, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर किसी डिसाइपल की मौत हो। तुम्हारा वैंगलिन सोच रहा
रहा होता है क्या मैं भी यहाँ पर कहूँ कि मैं गिव अप करता हूँ क्योंकि मेरे से और ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। फिर साथ ही उसे अपने मदर और फादर याद आते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर हार तो नहीं मान सकता। फिर साथ ही उसे फोर्थ अंकल की बात याद आती है। उसके फोर्थ अंकल ने कहा था कि तुम्हें अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। तो वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ही वहां पर से आगे बढ़ना स्टार्ट करता है क्योंकि उसे यहाँ पर बार बार वही पुराना ख्याल याद आ रहा होता है जहां पर उसके फादर को यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिए, उसे बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेट किया। लेकिन अगर वो यहाँ पर से फेल होकर वापस जाता है तो वो सभी लोग उसके डैड का मजाक उड़ाएंगे और उसके अंकल का मजाक उड़ाएंगे कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा भतीजा यहाँ पर से फेल होकर वापस आ गया। ये सब कुछ याद करने के बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे कोशिश करनी होगी। और इसी के साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है जहां तक उसके हाथों और पांव से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसके जूते फट चुके होते हैं लेकिन इसी के साथ ही वो रेंगता रेंगता आगे की तरफ बढ़ रहा होता है जहां तक कि वो अनकॉन्शियस हो चुका होता है और उसे पता भी नहीं होता कि उसे होश भी नहीं होती। और एल्डर उसके सामने बैठा होता है और एल्डर उसे कहता है कि वो बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसको इग्नोर कर देता है, वो उसकी बात को जैसे सुनता ही नहीं और उसको साइड के ऊपर से निकल जाता है और आगे चला जाता है। तो एल्डर कहता है कि देखो तो जरा इस लड़के की विल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये आगे बढ़ना चाहता है। यहां तक कि ये बेहोश हो चुका है, यानी कि ये बिल्कुल यहां पर होश में नहीं है, इसके बावजूद ये आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अफसोस कि यहां पर एक कंपटीशन और कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हमें यहां पर चलना होगा। और इसी के साथ ही वैंगलिन जो होता है बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो उनसे कहती है देखो इसे होश आ गई। साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उठकर बैठता है और चीख मारता और कहता है कि ये क्या हुआ, मैं कहां पर हूं, टेस्ट के रिजल्ट क्या हुआ, क्या मैंने टेस्ट को पास कर लिया। और उसके साथ वहां पर और भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वो लड़की जो कि वहां पर उसको सामने दिखाई देती है वो वहां पर से जा रही होती है जबकि उसी के साथ एक सीनियर वहां पर अंदर आता है और कहता है कि तुम सभी लोग क्या जाग गए हो। अब जबकि तुम सभी लोग जाग गए हो तो तुम सभी लोगों को जल्दी से उठना होगा क्योंकि तुम्हारे तीसरे टेस्ट की बारी है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है तीसरा टेस्ट, लेकिन दूसरे टेस्ट का क्या हुआ, क्या हमने दूसरे टेस्ट को पास कर लिया। तो सीनियर उसे कहता है कि जरा अपनी हालत की तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर दूसरे टेस्ट को पास कर सकते हो। यहाँ पर तुम जितने भी लोग हो वो सभी लोगों ने दूसरे टेस्ट को फेल किया है, लेकिन हम सभी ने यहाँ पर तुम्हें एक तीसरा मौका दिया है। अगर तुम इस टेस्ट को पास करते हो तो फिर तुम यहाँ पर सेक्टर के डिसाइपल बन जाओगे। वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, कहता है कि मैं वाकई में एक यूजलेस इंसान हूँ, कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ कि मैं यहाँ पर दूसरे टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो सीनियर ब्रदर वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के का केस काफी ज्यादा अलग है। वहां पर जब तीसरा दिन पूरा हो चुका था, जब हमने सभी से कहा कि तुम लोग यहाँ पर टेस्ट को फेल कर चुके हो, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो था ये चुपचाप आगे की तरफ बढ़ता गया। हालांकि इसे पता था कि टाइम खत्म हो चुका है या फिर इसे नहीं पता था, लेकिन फिर भी इसने टेस्ट को पास किया, वो भी दिन के खत्म होने के बाद। लड़के के अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर सेक्टर के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो 3 दिन के अंदर वहां पर नहीं पहुंचा उसे फेल करना पड़ेगा। इसी वजह से ये लड़का यहाँ पर फेल हुआ है। तो अब यहाँ पर तीसरे टेस्ट की बारी आएगी जो कि हम लोग तीसरी एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि तीसरा टेस्ट कौन सा और क्या फाइनली हमारा वैंगलिन यहाँ पर तीसरे टेस्ट को पास करके सेक्टर का हिस्सा बन पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ द सेंट के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उनका तीसरा टेस्ट जो होता है वो लेने की बारी आती है। तो जो सीनियर होता है उनसे कहता है कि तुम्हारे सामने वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तुम्हें उस बिल्डिंग के अंदर जाना होगा, यही तुम्हारा तीसरा टेस्ट है। ये बहुत सा सिंपल है, जो भी वहां पर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा वो टेस्ट को पास कर जाएगा। तो फिर बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर सबसे पहले जाएगा। तो उसी के साथ एक लड़का जो होता है वहां पर सबसे पहले आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं सबसे पहले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पर दरवाजे के पास पहुंचता है इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है और पीछे की तरफ आकर गिरता है। वो उन सभी बच्चों के पास वापस आकर गिरता है और वो लोग कहते हैं कि तुम फेल हो गए। और इसी के साथ दूसरा लड़का जाता है, वो भी उठता है, वो उनके पास ही आकर गिरता है। उसके बाद अगले, फिर उसके बाद अगले और उसके बाद अगले की बारी आती है। और इसी के साथ उस एल्डर को भी दिखाता है कि वो एल्डर साइड के ऊपर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी आंखों से यहाँ पर इस टेस्ट को देख रहा होता है और साथ ही उसकी नजर वैंगलिन के ऊपर होती है। जब वहां पर वैंगलिन की बारी आती है तो हमारा वैंगलिन आगे बढ़ता है। तो वैंगलिन कहता है कि ये मेरा आखिरी चांस है, मैं यहाँ पर सभी की उम्मीदों के ऊपर पानी नहीं फेर सकता, मुझे इस टेस्ट को पास करना ही होगा। किसी भी हाल में इस टेस्ट को पास करके मैं यहाँ पर इस सेक्टर का हिस्सा बनूंगा। और इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो 1-2 करते हुए कदम लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे 5 कदम से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन इसी के साथ ही वो 5वें कदम तक पहुंचता और सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, ये 5वें कदम तक पहुंच गया, लेकिन अभी तक अंदर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ। एक सीनियर भी हैरान होता है। तो इसी के साथ ही वो 6ठा कदम लेता है। जैसे ही वो 7वां कदम आगे उठाता है इसी के साथ ही अंदर से जबरदस्त प्रेशर निकलना शुरू होता है। तो वहां पर जबरदस्त प्रेशर निकलता है तो इसी के साथ ही वो उसके साथ हिट होता है। तो सीनियर कहता है कि मुझे लगा था ये
ये पास कर जाएगा, लेकिन अफसोस कि ये भी फेलियर है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी सोच रहे होते हैं कि ये फेल हो जाएगा, लेकिन साथ ही दिखाता है कि हमारा वैंगलिन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। वो वहां पर नीचे की तरफ झुकता है और ग्राउंड के ऊपर जोर लगाकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पांव जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर दंस रहे होते हैं। तो इस बात से सीनियर और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसकी विल पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन इसे अच्छी तरह से पता है कि सामने की तरफ से बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकल रहा है। तो हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं जहां पर हार नहीं मान सकता, ये मेरा आखिरी मौका है और जहां पर मैं गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचता है तो वहां पर जो सामने से एनर्जी निकल कर आ रही होती है वो वहां पर तलवार की शेप ले लेती है। सीनियर डिसिपल उसे कहता है कि लड़के जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा, वरना उन तलवार की बनी हुई एनर्जी के साथ तुम कटकर मार भी सकते हो। लेकिन वैंगलिन तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही होती, इसी वजह से वैंगलिन उसकी आवाज नहीं सुनता और आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। इसी के साथ ही जब वो आगे बढ़ता है तो वहां पर सामने से जो एनर्जी होती है वो तलवार की शेप ले लेती है और वहां पर ब्लेड जो होते हैं उसकी बॉडी के साथ टकराते हैं और उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं। लेकिन वैंगलिन अभी भी जहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। वो कहता है कि मैं ये करके रहूंगा, मैं इस ट्रस्ट को पास करूंगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही वहां पर एनर्जी से बनी हुई जो तलवारें होती है वो मर्ज होकर एक बहुत ही बड़ी सी एनर्जी से बनी हुई तलवार बना देती हैं। जब वो तलवार साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है तो उसके साथ बचने के चांसेस तो जीरो होते हैं और इसी के साथ ही वो तलवार बड़ी तेजी के साथ वैंगलिन की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो तलवार वैंगलिन के करीब पहुंचती है, इसी के साथ उसके सामने एक बड़ी सी तलवार आ जाती है और वो दोनों तलवारें आपस में टकराती हैं। तो एनर्जी से बनी हुई तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि वो साइड के ऊपर जो एल्डर होता है वो कहता है कि लड़के अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर दुनिया में बहुत ही महान काम करने के लिए बने हो। पहली दो बार की तरह जैसे वहां पर वो एनर्जी खत्म होती है, इसी के साथ ही वैंगलिन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो जैसे वहां पर नीचे गिरकर बेहोश होता है, दूसरी बार जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर में होता है, अपने बिस्तर के ऊपर होता है। वो कहता है कि ये क्या, जी तो मेरा ही रूम लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो इस वक्त हैंगजी सेक्टर में था और मैं टेस्ट दे रहा था, लेकिन अचानक से मैं अपने घर कैसे आ गया। तो वो उठकर बाहर आता है, खिड़की से बाहर देखता है और कहता है लगता है शायद मैं कोई सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है तो वहीं पर बाहर उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं। दो नौकरानियां वहां पर आपस में बातें कर रही होती है। एक कहती है कि यहाँ पर देखो तो सही, इनके जो बेटा था वो यहाँ पर टेस्ट को पास नहीं कर पाया, बल्कि बाकी के दोनों जो सीनियर ब्रदर थे उनके दोनों के बेटे वहां पर टेस्ट को पास करके सेक्टर के डिसिपल बन गए। लेकिन वैंगलिन तो बहुत बड़ा कचरा निकला। एक उसे कहती है मैं तो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करने के बारे में उनसे बात करने वाली थी कि मैं अपनी बेटी की शादी इसके साथ करना चाहती हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैंने बात नहीं की, अगर मुझे पहले पता होता कि ये इतना बड़ा बेवकूफ नमूना है। और इसी के साथ ही फोर्थ अंकल वहां पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फ्री का टाइम है कि तुम यहीं पर हमारे घर में खड़े होकर हमारे लोगों के खिलाफ बातें कर रही हो। तो वो दोनों वहां पर से भाग जाती है। उनके चले जाने के बाद अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत ही बुरी बात है कि ये लोग यहाँ पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, और साथ ही वो दरवाजे के ऊपर नॉक करने लगता है। तो हमारा जो वैंगलिन होता है वो उसके लिए पहली दरवाजा खोल देता है। अंकल उसे कहता है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो आगे से काफी ज्यादा उदास होता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अंकल उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उस टेंशन को अपने सर पर सवार कर बैठे हो, तुम्हें यहाँ पर उस हार को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ ही अंकल वहां पर एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर एक सीनियर डिसिपल जो होता है उसे उठाकर बाहर लाता है, उसके पेरेंट्स को दे देता है और कहता है कि ये मरा नहीं है बल्कि अभी तक जिंदा है, लेकिन बेहोश हो गया है। अफसोस कि ये टेस्ट को पास नहीं कर पाया, आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। और वहीं पर वैंग ज़ाओ भी आ जाता है और कहता है कि देखा मैंने कहा था ना, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है और तुम्हारा बेटा यहाँ पर टेस्ट को पास भी नहीं कर पाया। जबकि वैंग ज़ाओ से कहता है कि तुम तो अपनी बकवास बांधी करो कि तुम्हें यहाँ पर क्या पता। उसने यहाँ पर एंड तक फाइट की, वो एंड तक तीनों टेस्ट में सही खड़ा रहा, लेकिन क्या करे वो बेचारा हार गया और टेस्ट को पास नहीं कर पाया। जबकि वैंग ज़ाओ कहता है तो फिर यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने का फायदा है क्या, अगर एंड के ऊपर इसे फेल ही होना था। जबकि इसी के साथ ही फोर्थ अंकल उसे कहता है कि वैंग ज़ाओ अपनी बकवास बंद करो, और उसके डैड जब उससे सामने एक बात उसे डिफेंड करने के लिए बोलने लगते हैं तो उसी के साथ ही फोर्थ अंकल गुस्से के साथ से घूर कर देखते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर खामोश हो जाता है। बाकी के सभी लोग भी वहां पर उनके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स इनको दिए थे, हमें लगा था कि इनका बेटा वैंगलिन सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अफसोस कि वो सारे के सारे गिफ्ट जाया हो गए, हम लोग अपने गिफ्ट्स को वापस भी नहीं मांग सकते। बस सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर वैंगलिन और उसके अंकल दोनों जाकर बैठ जाते हैं। तो अंकल उसे कहते हैं कि मुझे बताओ कि इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें अभी भी यहाँ पर कहीं पर दर्द हो रही है? तो वो आगे से सिर्फ हम करता है। तो अंकल उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, जब तुम रिकवर हो जाओगे उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ किसी दूसरी अकेडमी में लेकर जाऊंगा जहां पर तुम दोबारा टेस्ट देना हो। अगर चाहो तो मैं हम लोग दोबारा से हैंगजी सेक्टर में भी जा सकते हैं, वहां पर तुम दोबारा टेस्ट देने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वो आगे से फिर से वहीं पर हम करता है, यानी ज्यादा बात नहीं करता, और इस बात से उसके अंकल वहां पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि बेटा तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि तुम यहाँ पर हार गए, अब यहाँ पर इस बात के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी होगी और दोबारा तुम किसी दूसरे सेक्टर में जाकर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ ही वो आगे से जोर जोर से रोना शुरू कर देता और कहता है अंकल प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर फेल हो गया, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की तीनों टेस्ट को पास करने की, लेकिन अफसोस कि मैं एक भी टेस्ट में पास नहीं हो सका। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकूं, लेकिन मेरी वजह से फैमिली के नाम के ऊपर एक दाग लग गया। तो अंकल उसे कहता है कि यहाँ पर फेलियर का
मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यहाँ पर हमेशा के लिए गिव अप कर दें। फेलियर का मतलब ये होता है कि हम लोग दोबारा मजबूत बनकर आगे बढ़ेंगे। आज उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में तुम्हें सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो चुपचाप वापस आ जाना, तुम्हें अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं। उसके अंकल उसे कहते हैं कि बेटा यहाँ पर एक बार फेल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम आगे उम्मीद ही हार दो, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन शाम के वक्त का दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल और फादर दोनों वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं। फादर वहाँ पर ज्यादा पी रहे होते हैं और काफी ज्यादा परेशान होते हैं और अपने बेटे की हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन हालांकि वो उसे काफी सारे दिलासे दे रहे होते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें उसे फिर से किसी सेक्टर में लेकर जाना चाहिए क्योंकि उसके बेचारे की उम्मीद टूट गई है। अब जबकि उस बेचारे की उम्मीद टूट गई है तो मुझे लगता है कि उसे दोबारा से किसी सेक्टर में अगर ज्वाइनिंग मिल जाती है तो फिर इसके लिए अच्छा रहेगा। कि हम लोग उसे कह रहे हैं कि वो प्रेशर ना ले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर लिया है। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पर से सेफ एंड साउंड वापस आ गया और वो बिल्कुल सही सलामत है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन उसे इस बात का अफसोस खाया जा रहा है कि हमारी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। और इसी के साथ ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही जब उसकी मॉम जो होती है वो रूम में आती है तो रूम में वो नहीं होता, वहां पर एक पेपर पड़ा होता है। वो उस पेपर को उठाती है और साथ ही चलाकर कहती है कि हमारा बेटा घर छोड़कर चला गया, वो घर छोड़कर भाग गया है। तो इस लेटर के अंदर उसने लिखा होता है कि मॉम डैड प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं जहाँ पर आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर सका। मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की लेकिन मैं टेस्ट में फेल हो गया। अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर से फिर से हैंगजुई सेक्टर में जाऊंगा ताकि दोबारा जाकर टेस्ट दे सकूं। अगर मैं टेस्ट में पास हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं किसी दूसरे सेक्टर में ट्राई करूंगा। अगर वहां फेल हो गया तो तीसरे सेक्टर में ट्राई करूंगा। मैं तब तक ट्राई करता रहूंगा जब तक एक सेंट बन नहीं जाता और मैं सेंट बने बिना घर वापस नहीं आऊंगा। सभी लोगों को यहाँ पर अपनी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और मैं भी यहाँ पर अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। लेकिन जैसे वो चलता हुआ जा रहा होता है इसी के साथ उसके पीछे से एक बड़ा सा व्हाइट टाइगर निकल आता है और वो कहता है कि ये क्या, मेरी तो वाट लग गई। और वो बड़ी तेजी से भागना शुरू कर देता है और टाइगर उसका पीछा करता है। यहीं पर भागते भागते वो एक डेड एंड के ऊपर आकर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही गहरी खाई होती है और पीछे टाइगर होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेरी तो वाकई में वाट लग गई, मैं तो यहाँ पर घर से निकला था ताकि मैं दोबारा से जाकर सेक्टर में टेस्ट दे सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि फेलियर मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। मॉम डैड मुझे माफ करना, मैंने आपसे जो वादा किया कि मैं एक सेंट बनकर वापस आऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो मैं एक लाश बनकर ही वापस आ सकता हूँ। हो सकता है कि वो भी ना बचे क्योंकि टाइगर उसको भी खा जाएगा। तो यहाँ पर एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे यंग हीरो की लाइफ में आगे क्या लिखा हुआ है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या वो टाइगर के हाथ से मरेगा या फिर क्लिफ से गिरकर मरेगा या फिर यहाँ पर उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर यही वो अपॉर्चुनिटी होती है जिससे हमारे हीरो को उसकी पावर्स मिलती हैं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, क्रोनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो क्लिफ के ऊपर जाकर अटक जाता है क्योंकि उसके पीछे एक व्हाइट टाइगर होता है, सामने क्लिफ होती है, यानी बहुत ही गहरी खाई होती है। तो वहां पर सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, पीछे शेर है और आगे मौत है, यानी कि अब मेरे पास यहाँ पर बचने के चांसेस 0 है। और इसी के साथ ही वहां पर से खुद कूद कर खुदकुशी करना चाहता है और कहता है मॉम डैड प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपसे किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकूंगा। और इसी के साथ जैसे वहां पर से नीचे कूदने लगता है इसी के साथ उसे वहां पर एक झटका लगता है और कहता है कि जी मैं क्या कर रहा हूं। इसी के साथ उसे अंकल की बात याद आती है। अंकल ने उसे कहा था कि अगर तुम जिंदा हो तो यहाँ पर जीतने के चांसेस रहेंगे, जब तक तुम जिंदा हो तुम यहाँ पर दोबारा किसी चांस को गेन कर सकते हो और दोबारा से तुम यहाँ पर जीत सकते हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर मरने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। और साथ ही पीछे की तरफ घूमता है, टाइगर की तरफ देखता है, उसके हाथ में जो डंडा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर गिव अप नहीं करूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। और व्हाइट टाइगर बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो टाइगर उसके करीब पहुंचता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वो बहुत ज्यादा शांत होता है और इसी के साथ ही वो अपने डंडे को सामने की तरफ स्टैब करता है। उसका डंडा जो होता है वो टाइगर के मुंह के आर पार हो जाता है। तो जब वो उसके मुंह के आर पार हो जाता है तो टाइगर तो मर जाता है और इस बात से वो काफी खुश होता है कि मैंने इस टाइगर को मार दिया। लेकिन टाइगर क्योंकि जंप करते हुए उसके ऊपर झपट रहा था, इसी वजह से टाइगर का वजन ज्यादा होने की वजह से उसके ऊपर ही गिर जाता है। जब वो उसके ऊपर गिरता है तो वो क्लिफ के किनारे पर होता है और उसी के साथ ही क्लिफ के किनारे से नीचे गिर जाता है। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और कहता है कि मुझे लगा था कि यहाँ पर एक चांस है, मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर मौत तो मेरा मुकद्दर है और मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और साथ ही वहां पर सोचना शुरू करता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अभी भी यहाँ पर अपने आप को बचा सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो टाइगर की बॉडी को नीचे कर देता है और खुद टाइगर के ऊपर बैठ जाता है ताकि टाइगर जब नीचे टकराए तो उसके इम्पैक्ट की वजह से वो बच जाए, ऊपर गिरने से बच जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर उस चट्टान के यानी उस खाई के बीच रास्ते में पहुंचता है तो वहां पर उस खाई के अंदर भी एक केव होती है, उसकी दीवार के अंदर एक केव होती है जहां पर
जबरदस्त प्रेशर निकलता है और वो प्रेशर जो होता है वो उसे अंदर की तरफ सक करता है, जिसकी वजह से वो टाइगर के समेत अंदर की तरफ खींचा चला जाता है और जाकर सामने दीवार के साथ टकराता है। शुक्र है कि टाइगर उसके सामने होता है, जिसकी वजह से टाइगर दीवार के साथ टकराता है और दीवार के साथ टकराने के साथ ही वो भी उसके साथ टकराता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर गिर जाते हैं। वहां पर गिरने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां पर बेहोश रहता है और उसके बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उठकर आसपास देखता है, उसे वहां पर काफी सारे कंकाल दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले भी जहां पर बहुत सारी चीजें या पंछी वगैरह या जानवर वगैरह जो ऊपर से नीचे गिरते थे वो प्रेशर की वजह से अंदर सक हो जाते थे। साथ उसकी नजर वहां पर टाइगर के ऊपर पड़ती है कि उसने उस टाइगर को मार दिया होता है। वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से ये टाइगर और मैं हम दोनों यहाँ पर इस केव के अंदर कैसे आ गए। फिर साथ उसे याद आता है कि हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे और अचानक से वहां पर से कुछ प्रेशर निकला था जिसने हम दोनों को अंदर खींच लिया। साथ ही वो कहता है कि मुझे अब याद आ रहा है तो चलो फिर जहां से निकलते हैं, मुझे यहाँ पर से निकलना होगा। मैं फिर से यहाँ पर से बच गया, यानी कि 2 बार मैंने जहाँ पर अपनी किस्मत को हराया है तो तीसरी बार भी जहाँ पर हरा सकता हूँ। इसके साथ ही वहां पर से बाहर की तरफ जाता है, जैसे वो इस केव के दहाने पर जाकर खड़ा होता है, इसी के साथ ही फिर से वहां पर प्रेशर निकलता है और इसी के साथ ही वो उड़कर पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है और साथ ही कुछ बेचारे पंछी जो बाहर से उड़कर जा रहे थे वो भी आकर उसके साथ ही टकराते हैं और वो भी दीवार के साथ टकराकर मर जाते हैं। तुम्हारा वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि इस केव के अंदर ग्रेविटी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि पहले मुझे आसपास देख लेना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। लेकिन जैसे वो उठकर आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ देखता है कि टाइगर का मुंह खुला होता है, टाइगर के मुंह के अंदर से ब्लड निकला आता है और उस ब्लड के अंदर एक और पड़ा होता है। तो वो कहता है कि अब ये क्या चीज है, ये कोई क्रिस्टल बॉल जैसा है और जाकर वो उसको उठाता है तो उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर बादल बने होते हैं। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर बादल क्यों बने हैं। फिर साथ उसे याद आता है कि उसके अंकल ने उसे एक बार बताया था कि ये एक जानवर की कोर हो सकती है, क्योंकि एक जानवर की कोर इस तरह की होती है। एक जंगली जानवर जो कि 100 साल से ज्यादा तक जी लेता है, उसकी बॉडी के अंदर इस तरह की एनिमल कोर बन जाती है और एनिमल कोर जो होती है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। मेरे अंकल ने बताया था अगर हम लोगों को यहाँ पर एनिमल कोर मिलती है और हम लोग उसको डायरेक्टली खा जाते हैं तो उससे हमें बहुत ज्यादा पावर मिलती है और हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि इस टाइगर ने 100 साल से ज्यादा जिंदगी जी होगी और बहुत सारे लोगों को मारा है, तभी तो इसकी बॉडी के अंदर एनिमल कोर बन गई है। अगर मैं इस कोर को खा जाता हूं तो फिर इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि यही मेरा मौका है, मैं अब यहाँ पर पावरफुल बनने वाला हूँ, मैं एक सेंट बनकर वापस जाऊंगा। और वो अपना मुंह खोलता है और उस ऑर्ब को अपने मुंह के अंदर रखकर उसको दबाता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त होता है। और इसी के साथ ही वो उसे वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटका कर मारता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल बेकार पत्थर है। जब वो उस कोर को वहां पर नीचे फेंक देता है तो वो ग्राउंड के ऊपर पटकने के बाद सामने जाकर गिरती है। वहां पर नीचे एक और खाई होती है और वहां पर पानी होता है, उसे पानी छलकने की आवाज आती है। तो वो कहता है कि ये क्या, मुझे पानी की आवाज आई। और वो जल्दी से आगे जाता है, पत्थरों के पीछे देखता है तो वहां पर छोटा सा पूल होता है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो वाकई में पानी है। इसी के साथ वो अपना हाथ पानी में डालता है, वहां पर से पानी उठाता है, चुल्लू पर पानी को पीता है और उस पानी को पीकर कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर प्यास तो बुझी और मुझे यहाँ पर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। फिर साथ उसे महसूस होता है जैसे उसकी पूरी बॉडी के अंदर जितनी चोटें लगी थी उस दीवार के साथ पटकने की वजह से वो सारी चोटें अपने आप हील हो जाती हैं। वो कहता है कि मुझे बॉडी में दर्द क्यों नहीं हो रहा। फिर साथ उसे वहां पर कुछ टिंगलिंग सी महसूस होती है। वो कहता है कैसे लगता है जैसे मेरे हाथों के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही वहां पर वो अपने हाथों को रब करता है और अपने हाथों के ऊपर से पट्टी हटाता है ताकि उसे देख सके, लेकिन उसके हाथों के ऊपर जो चोटें होती हैं वो सारी की सारी हील हो चुकी होती हैं। ये चोटें उसे तब लगी थी जब वो हीजेंग सेक्टर के लिए दूसरा टेस्ट देने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था, तो उसके हाथ बिल्कुल क्लियर हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाजू के ऊपर बड़ी चोटें होती हैं। तो वो कहता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी के अंदर मैंने हाथ डुबोए थे जिसकी वजह से मेरे हाथों के ऊपर से इंजरीज ठीक हो गई और बाजू के ऊपर अभी भी इंजरीज हैं, क्यों ना यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। और इसी के साथ ही वो अपने वहीं पर बैठ जाता है, पानी के अंदर अपने बाजू डुबोता है। जैसे वो बाजू पानी के अंदर डुबोता है तो फिर से उसे वहां पर बाजू के अंदर भी ऐसा लगता है जैसे कीड़े चल रहे हों और इसी के साथ उसके दोनों बाजू हील हो जाते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये पानी कोई मैजिकल वाटर है, इसके अंदर हाथ पांव रखने से वहां पर बॉडी के ऊपर से जख्म ठीक हो जाते हैं। और वो जल्दी से पानी के अंदर छलांग लगा देता है, नहाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे पूरी बॉडी के अंदर कीड़े दौड़ हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें हैं वो सारी की सारी ठीक होने वाली हैं। साथ ही उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से साइड के ऊपर जाता है, जाकर उसे चेक करता है। जब वो पानी के अंदर हाथ मारता है तो वहां पर वही एनिमल कोर पड़ी होती है। तो वो कहता है कि ये तो वही एनिमल कोर है, मैं इसे खा नहीं पाया था और इसे मैंने फेंक दिया था, लेकिन क्या ही ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो उसे पानी के अंदर डालता है तो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। तो उसे समझ आती है कि इस एनिमल कोर को पानी के अंदर यूज किया जा सकता है। जब इसे पानी में डाला जाता है तो ये आपकी इंजरीज को हील कर सकता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बेकार पत्थर है, लेकिन इसकी मदद से मैं अपनी इंजरीज को हील कर सकता हूँ, अपनी थकावट को दूर कर सकता हूँ। फिर साथ ही वो वहां पर पानी के अंदर कुछ देर नहाता है और उसके बाद वहां से वापस आ जाता है और उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पर जो क्रिस्टल है। लेकिन जैसे वहां पर से बाहर निकलता है फिर से वहां पर ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी की वजह से हवा के प्रेशर से बाहर से कुछ चीजें
उड़ती हुई अंदर आती हैं। तो वो बड़ी मुश्किल के साथ उनसे बचता है और कहता है कि शुक्र है कि टाइम रहते हुए मैं पिछली दीवार के साथ जाकर लग गया था और अपने आप को बचा लिया, वरना बाहर से आने वाली चीजें तो मेरे साथ ही आकर टकराती। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर देखना होगा कि ये ग्रेविटी कैसे काम करती है। तो वहां पर दीवार की ऑपोजिट साइड में कुछ होल्स होते हैं, वो होल जो होते हैं हवा के प्रेशर को अपनी तरफ सक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से केव के सामने से हवा उसकी तरफ आती है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इसका तो पता चल चुका है, अब मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा, मुझे यहाँ पर ये देखना होगा कि ये कितनी देर के बाद यहाँ पर ग्रेविटी प्रेशर यूज करता है। तो तकरीबन 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद वहां पर ग्रेविटी प्रेशर यूज हो रहा था। तो वो कहता है कि मेरे पास पूरे 30 मिनट का टाइम है यहाँ पर से निकलने के लिए। और इसी के साथ ही वहां पर से बाहर जाता है, केव के मुंह पे जा खड़ा हो जाता है और वहां पर ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर का जो रास्ता होता है वो काफी ज्यादा लंबा होता है और ऊपर चढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो वो कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा अनलकी हूं, मैं यहाँ पर से ऊपर नहीं चढ़ सकता। फिर साथ ही वो नीचे की तरफ देखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर से नीचे की तरफ जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर से नीचे जाना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या मैं यहाँ पर टाइगर की बॉडी को फिर से मैट्रेस की तरह यूज करूं, या फिर मैं यहाँ पर से सीधा ऊपर से नीचे की तरफ जंप कर जाता हूँ, क्योंकि वहां पर नीचे गिरने के बाद कहीं ऐसा ना मेरे चेहरे के ऊपर चोट लग जाए, क्योंकि अगर मेरे हैंडसम फेस के ऊपर चोट लगी तो फिर तो मुझे यहाँ पर कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। साथ ही वो कहता है तो फिर मैं क्या करूँ। इसी के साथ से याद आता है कि घर से वो वहां पर जो थैला लेकर आया था उसका कपड़ा काफी लंबा है, और इसी के साथ ही वो उसके कपड़े को फाड़ता है और साथ ही उसको वहां पर गांठ मारकर उसको काफी लंबी रस्सी बना लेता है। और रस्सी बनाने के बाद उसे एक पत्थर के साथ बांधता और कहता है कि मुझसे ज्यादा समझदार इंसान तो कोई होगा ही नहीं, अब इस रस्सी के सहारे मैं नीचे उतरूंगा। हालांकि रस्सी इतनी लंबी नहीं है, लेकिन वहां पर नीचे काफी थोड़ा फासला रह गया है, वहां पर से मैं नीचे जंप लगा सकता हूं। और वो भागता हुआ फिर से पानी के अंदर एक बार नहाकर वापस आ जाता है और कहता है कि चलो अब यहाँ पर से नीचे उतरने का वक्त आ गया। लेकिन जैसे ही वो रस्सी को अपनी कमर के साथ बांधकर ऊपर से नीचे की तरफ उतरना स्टार्ट करता है, तो उसके जो कपड़ा होता है ऊपर जहां पर पत्थर के साथ बंधा होता है वहां पर से वो फट जाता है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है ऊपर से नीचे गिर जाता है और कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। जहां पर हमारी एपिसोड 04 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट की एपिसोड 05 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वैंगलिन जो होता है वो रस्सी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ उतरने की कोशिश करता है, लेकिन साथ उसका कपड़ा फट जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। तो वो चिल्लाते हुए नीचे की तरफ आ रहा था और कहता है कि ये स्क्रिप्ट किसी राइटर ने बहुत ज्यादा गलत लिखी है, मैं हीरो हूं और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो धड़ाम करके जंगल के अंदर जाकर गिरता है और वहां पर गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और आपको पता है हर बार बेहोश होने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी और जगह के ऊपर होता है, और जहां पर भी गिरने के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर के बिस्तर के ऊपर होता है। और वहां पर उसके सामने उसकी मॉम, उसके फादर और साथ ही वहां पर जी सेक्टर का एक लड़का खड़ा होता है। तो वो उसे वहां पर काफी गुस्से के साथ स्कोल्ड कर रहे होते हैं और कहता है कि तुमने तो हमें डरा दिया था, आज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान हो गए थे। तो वो उनसे पूछता है कि मॉम डैड यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसके डैड उसे कहता है कि बेवकूफ बच्चे, जब तुम यहाँ पर से घर से छोड़कर चले गए उसके बाद हमने तुम्हारे अंकल से बात की, तुम्हारे अंकल जो थे वो तुम्हें ढूंढने के लिए हैंगजी स्कूल में गए, वहां पर से जाकर उनसे मदद मांगी और हैंगजी स्कूल के डिसाइपल्स ने तुम्हें यहाँ पर आकर ढूंढा और तुम्हें वहां पर क्लिफ के नीचे मिले थे। अगर वहां पर टाइम के ऊपर हैंगजी स्कूल के डिसाइपल्स नहीं पहुंचते और तुम्हें वहां पर से उठाकर नहीं लाते तो तुम्हें वाइल्ड एनिमल्स वहां पर खा चुके होते। वैंगलिन उन लोगों से कहता है कि प्लीज डैड मुझे माफ करिएगा। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा तुम इतने ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकते हो, हमने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पर अगर तुम सिलेक्ट नहीं हो पाते तुम्हें यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, तुम यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए कैसे जा सकते हो। तो वो वहां पर उनकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ गलत समझ लिया। तो वैंगलिन उनसे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्या समझ नहीं है। जबकि इसी के साथ ही वहां पर जो हैंगजी स्कूल का लड़का होता है वो उनसे कहता है कि मुझे इससे अकेले में बात करनी है, और उसके मदर और फादर दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर चले जाने के बाद वो लड़का उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वहां पर जाने के बाद हमें एक टाइगर मिला जो कि मर चुका था और साथ ही हमें वहां पर रस्सी के सबूत मिले कि जैसे कोई केव के ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। इसका मतलब यह है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम वहां पर अपनी विल पावर की मदद से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, और ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर मुझे पेरेंट्स को ये बात एक्सप्लेन करने दोगे कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, फिर यहाँ पर ऊपर से तुम मुझे यहाँ पर अपना जूनियर क्यों कह रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद हैंगजी स्कूल का लड़का उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन मिल गया है, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुम हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट बन गए हो। इस बात से वैंगलिन और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बात बताता हूँ, और यहीं पर
एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर वही एल्डर जिसने इसकी मदद की थी, वो एल्डर बाकी सभी एल्डर से बात कर रहा होता है कि मैं जहां पर उस लड़के को इस स्कूल का डिसाइपल बनवाना चाहता हूं। जबकि एक एल्डर उसे कहता है कि हम लोग किसी लड़के को जहां पर स्कूल का एल्डर कैसे बनने देंगे, स्कूल का डिसाइपल कैसे बनने देंगे जिसने सुसाइड करने की कोशिश की हो। जबकि वो एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ये मसला जो है किसी की लाइफ एंड डेथ से जुड़ा है। अगर वो लड़का वाकई में सुसाइड कर लेता है हमारे एडमिशन ना मिल देने की वजह से, तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। तो उस लड़के को यहाँ पर एक मौका तो देना चाहिए। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर यही सुजेस्ट करते हो, तो वो कहता है हाँ सर मैं यही सुजेस्ट करता हूँ, उस लड़के को डिसाइपल बना लेते हैं। अगर 1-2 साल में वो यहाँ पर सेंट बनने की राह में आगे नहीं बढ़ पाया और मेहनत करके अपने आप को साबित नहीं कर पाया तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। जबकि तीसरा एल्डर जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस बात को मानना चाहिए। जबकि तीसरा एल्डर उसे कहता है कि ठीक है हम लोग यहाँ पर इस बात को मान लेते हैं, हम लोग इस बारे में और कोई बहस नहीं करेंगे, उस लड़के को यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर भेज दो। वैंगलिन जो होता है ये सारी बात सुनने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे यहाँ पर जो एडमिशन मिला है वो सुसाइड करने के नाम पर मिला है। तो वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तो यहाँ पर इस बारे में खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी न्यू बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, तुम यहाँ पर हमारे स्कूल का हिस्सा बन गए हो। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए। फिर साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फिलहाल के लिए रेस्ट करनी चाहिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमारे हैंगजी स्कूल में पहुंच जाना ताकि वहां पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सको। और फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि वो सीनियर उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया बल्कि तुम्हारे अंकल हमें बुलाकर लाए थे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में भी दिखाते हैं कि वो रेस्ट करने के बाद जब कंप्लीटली हील हो जाता है, अपना बैग उठाता है और हैंगजी स्कूल की तरफ निकल पड़ता है और कहता है कि फाइनली यहाँ पर सेंट बनने की राह पर मैं चल चुका हूँ, अब मैं बहुत ही जल्दी एक सेंट बनकर इस स्कूल से बाहर निकलूंगा। और इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि फाइनली मैं हैंगजी स्कूल में पहुंच आया। लेकिन जैसे ही वहां पर स्कूल में अपने क्वार्टर्स में पहुंचता है तो वहां पर उसका जो सीनियर होता है वो उसे टास्क देता है और कहता है तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो तुम ही वो लड़के हो जो कि यहाँ पर सुसाइड करने की वजह से जिसे एडमिशन मिला है। फिर साथ ही वो सीनियर उसे कहता है कि यहाँ पर जितने भी जूनियर्स आते हैं उन सभी को ड्यूटीज दी जाती है, तुम्हें भी यहाँ पर एक ड्यूटी दी जाएगी क्योंकि तुमने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टफ काम नहीं दूंगा। आज जाकर अपने किसी फैलो से पूछ लेना, तुम्हें पानी की एक बाल्टी दे दी जाएगी, तुम्हें माउंटेन से नीचे उतरकर पानी भर कर लाना होगा, जहाँ पर पूरे 10 जार पड़े होंगे, उन 10 जार को पानी से भर देना। साथ ही उसे वहां पर उसकी यूनिफॉर्म भी देता है और उसे टोकन भी देता है और कहता है कि जो यूनिफॉर्म पहन लो, इस टोकन को जाकर किसी दूसरे डिसाइपल को दिखाना, वो तुम्हें दिखा देंगे कि तुम्हारा रूम कहां पर है। और इसी के साथ ही वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर से बाहर निकल आता है। जैसे वो बाहर आता है तो वहां पर उसका एक साथी खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ पर जो कितना बोरिंग काम है, मुझे किसी ऐसे को यहाँ पर इस पूरे स्कूल को दिखाना पड़ेगा, विजिट करवाना पड़ेगा जिसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा वैंगलिन बेचारा काफी ज्यादा परेशान होता है कि सभी लोग उसे यहाँ पर सुसाइडल कह रहे हैं। वहां पर उसे उसका रूम मिल जाता है। जब वो अपने रूम के अंदर आकर बैठ जाता है, इसी के साथ एक लड़का बाहर से आता है और बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है, पूरी तरह से थका हुआ होता है और कहता है कि मैं तो बहुत ही बुरी तरह से थका हुआ हूँ, मुझे और कोई काम नहीं करना। और वो सीधा आकर अपने बिस्तर के ऊपर गिर जाता है। तो हमारा वैंगलिन उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही होती है। वो अपने पास से मीठा आलू निकालता है और उसे कहता है कि दोस्त क्या तुम्हें मीठे आलू की जरूरत है, लगता है तुम्हें भूख लगी है। तो वो बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ जंप करता है और अपने दांतों के साथ ही उसको मुंह में पकड़ता है और वहां पर से साइड के ऊपर बैठकर उसको खाना शुरू कर देता है। और साथ ही उसे कहता है कि शुक्र है तुमने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो यहाँ पर मरने ही वाला था। फिर साथ ही वो लड़का उसे अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, मेरा नाम ज़ेंग हू है और तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा वैंगलिन उसे अपना नाम बताता है। जैसे उसे अपना नाम बताता है तो वो लड़का उसे कहता है अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो जिसके बारे में सभी लोग कह रहे हैं कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिला है। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं। तो ज़ेंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे भी लगा था कि ऐसा कोई हो नहीं सकता, पर यहाँ पर तुम्हारे बारे में ये रूमर फैला हुआ है। फिर साथ ही वैंगलिन उसे कहता है कि लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम इतने थके हुए क्यों हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर जूनियर्स को जो टास्क दी जाती है बहुत ज्यादा टफ होती हैं, मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर लकड़ी काट रहा था, मुझे ये टास्क दी गई थी, इसी वजह से मैं बुरी तरह से थका हुआ हूँ। फिर साथ ही वैंगा उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें यहाँ पर कौन सा मिशन दिया गया है। तो वो कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत ही आसान मिशन दिया गया है, मुझे सिर्फ 10 जार को भरना है, वो भी पानी से। बात सुनने के बाद वैंगा जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी तो वाट लग गई, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर वो जार कितना बड़ा है। तो वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि वो जार कितना बड़ा है। तो वो कहता है कि यहाँ पर जो जार रखे हुए हैं वो तुम्हारे घर के जार के जितने बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो 10 जार हैं उनमें से एक का साइज इस रूम के आधे साइज के बराबर है। और इसी के साथ ही वो बाहर जाकर उन जार्स को चेक करता है तो वहां पर जार इतने बड़े होते हैं कि उनके साथ सीढ़ियां लगी होती है कि सीढ़ियों से ऊपर साथ चढ़कर उनको पानी से भरना होगा। बेचारे के पास बस एक छोटी सी बाल्टी होती है, उसी बाल्टी के साथ उस सीढ़ियां उतरकर नीचे जाकर पानी भरकर लाकर जार के अंदर भरना है। तो वो बेचारा जाता है वहां पर नदी के पास जाकर एक छोटी सी बाल्टी के अंदर पानी भरता और कहता है कि यहाँ का सीन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन अफसोस कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठकर इस सीनरी को एंजॉय कर सकूं। तो
तो चलो फिर जल्दी से वापस जाते हैं और जाकर जार को भरना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ही बड़े बड़े जार बाकी बड़े हैं। इसी के साथ ही वो वहां पर से बाल्टी उठाकर जब आधे रास्ते में पहुंचता है तो वो थक जाता है और दीवार के पास खड़े होकर कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, चलो यहीं पर ब्रेक ले लेता हूँ, लगता है कोई मुझे देख नहीं रहा। लेकिन वहीं पर ऊपर एक लड़की खड़ी होती है, वो लड़की उसे कहती है तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। वो जल्दी से पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। तो वो लड़की उसे कहती है लगता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो, प्लीज मुझे माफ करना कि मैंने यहाँ पर से अचानक निकलकर तुम्हें डरा दिया। तो वैंग लिन उसकी देखकर शर्मा रहा था और साथ उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वो लड़की उसे कहती है कि हाँ मैं तो तुम्हें जानती हूँ कि मैं पहले भी तुमसे एक बार मिल चुकी हूँ, लेकिन लगता है कि तुम उस वक्त बेहोश थे और तुमने मुझे देखा नहीं था। साथ ही वो अपने पास से एक पीच निकालती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, लगता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, चलो जल्दी से इसको खा लो। फिर साथ ही वहां पर पीच देकर उसे बाय बोलकर चली जाती है और कहती है मुझे कोई काम करने के लिए जाना है। और वैंग लिन चलाकर उसे कहता है कि अपना नाम तो बता जाओ, लेकिन वो लड़की वहां पर से जा चुकी होती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंग लिन जहां पर इन जार्स को भर पाएगा, वो भी टाइम रहते हुए। ऊपर से इस लड़की की क्या कहानी है ये भी हमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाए। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो एक मिस्टीरियस लड़की जो होती है वो हमारे वैंग लिन को वहां पर एक पेज देती है और उसके बाद वहां पर से चली जाती है, उसका अपना नाम भी नहीं बताकर जाती। तो हमारा वैंग लिन वहां पर उसका नाम जानना चाहता है, लेकिन अफसोस के वो चली गई। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब वो तो चली गई, अब क्या किया जा सकता है। फिर साथ ही वो अपनी जेब के अंदर हाथ डालता है, उसी बीड को बाहर निकालता है और कहता है कि मेरे पास ये बीड है तो क्यों ना मैं यहाँ पर इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखूं। अपने आसपास देखता है वहां पर कोई भी नहीं होता और साथ ही उसे उसी बाल्टी के अंदर पानी के अंदर होता है और साथ ही उसके साथ पानी मिलाकर पी जाता है। जब उस पानी को पीता है तो वो कहता है कि जरा देखते हैं क्या इसके इफेक्ट्स हुए या नहीं। तो जब उस पानी को पीता है तो उसकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि वो काफी दूर से झील से पानी उठाकर ले आ रहा था बाल्टी से और ऊपर जाकर उसे कटोरे भरने होते हैं, तो उसी वजह से वो काफी थक गया था। लेकिन यहाँ पर वो पानी पीकर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और इसी तरह वो बार बार जैसे ही करता है, वो बार बार अपने बीड को पानी के अंदर डुबोता है, वो पानी पीता है जिससे उसकी एनर्जी वापस आ जाती है और बड़ी तेजी के साथ फिर से वहां पर पानी बढ़ना शुरू कर देता है। तो यहीं पर रास्ते में आते हुए उसे एक पेड़ के साथ लटके हुए एक गॉड दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक गॉड है। तो गॉड का मतलब होता है असल में एक बोतल की तरह का एक होता है जिसके अंदर अक्सर लोग वाइन डालकर पीते हैं। लेकिन ये मुझे आज पहली बार पता चला कि ये गॉड जो होती है ये पेड़ के साथ लगती है। लियू फेंग जो होता है इस गॉड को उतार लेता है और उसी के साथ ही अपने बीड वाला पानी उसके अंदर डालकर उसे अपनी कमर के साथ बांध लेता है। अब उसके लिए ये ज्यादा आसान हो जाता है कि बार बार वो जाकर पानी लाता है और बार बार आकर वहां पर कटोरों में डालता है और साथ ही उस गॉड के अंदर से पानी पीता रहता है। और यहीं पर इसी तरह बड़ी आसानी के साथ वो सारे के सारे 10 जार को बड़ी आसानी से भर लेता है। तो यहाँ पर उसकी टास्क कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो रात के वक्त अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा था और वहां पर एक ड्रीम देख रहा था कि वो पानी के अंदर नहा रहा है, जहां पर उसने अपने बीड को भी डाला हुआ है। तो वहीं पर पानी के अंदर नहाते नहाते उसके सामने वहां पर कुछ बुलबुले निकलना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसी के साथ ही उसे उसकी नींद खुल जाती है। तो उसकी नींद खुलती है तो वो सामने की तरफ देखता है कि उसके ऊपर उसकी चादर होती है, यानी कि वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है। तो उसकी चादर जो होती है वो गीली हो चुकी होती है। वो कहता है कि ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सपना देख रहा था, तो सपने में मैंने अपने बिस्तर के ऊपर ही सूसू कर दीजिए, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, कहीं कोई देख ना ले। और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारी धुंध होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये आसपास इतनी सारी धुंध कहां से आ गई। फिर साथ उसकी नजर साइड के ऊपर अपने दोस्त ज़ैंगहो के ऊपर पड़ती है। तो उसका दोस्त ज़ैंगहो जो होता है वो भी बहुत ही बुरी तरह से वहां पर हाँफ रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तो मानो वैंग लिन उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि अब इसके साथ क्या मसला है, इसको क्या हुआ। और साथ ही वहां पर दिखाता है कि बाहर बादल चमक रहे होते हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। तो वो जल्दी से भागता हुआ उसके पास जाता है और जाकर उसको चेक करता है और कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो होश में नहीं होता, वो सोया हुआ होता है, लेकिन साथ ही लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। वो कहता है कि ज़ैंगहो ज़ैंगहो क्या तुम ठीक हो। उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी होती है। वो कहता है कि इसकी पूरी बॉडी यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर साथ ही अपने पास से बीड निकालता और कहता है कि हो सकता है कि बीड यहाँ पर काम कर जाए। वो अपने बीड को बाहर निकालता है और उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इस बीड के अंदर से इतनी एनर्जी क्यों निकल रही है। और इसी के साथ ही वो बीड के अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो आसपास की धुंध को अपने अंदर खींचना शुरू कर देती है। वो बीड को वहीं पर फेंक देता है। तो जैसे ही वो बीड को वहां पर फेंकता है तो आसपास जितना भी वहां पर कोहरा यानी धुंध होती है वो सारी की सारी उस बीड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो वो कहता है कि अब अचानक से ये क्या हुआ, सारी की सारी धुंध कहां पर चलेगी, क्या वो इस बीड के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। तो हमारा वैंग लिन आगे बढ़ता है, जाकर अपने बीड को उठाता है। जब वो उस बीड को उठाता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, यहाँ पर अजीब कुछ हुआ है। पहले यहाँ पर इसके ऊपर मैंने बादलों को काउंट किया था, इस बीड के ऊपर टोटल 6 बादल थे, लेकिन अब यहाँ पर एक फालतू हो गया है, यानी कि अब यहाँ पर 7 बादल हो गए हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, अगर मैं यहाँ पर सही सोच रहा हूँ तो यहाँ पर 6 ही थे।
फिर साथ ही वो ज़ेंगो की तरफ देखता है और कहता है कि ज़ेंगो का मैं क्या करूँ, ये तो यहाँ पर अभी भी उसी हालत में है। फिर साथ ही वो कहता है क्यों ना इसे यहाँ पर थोड़ा सा पानी दूं। वो जल्दी से जाता है और जाकर कटोरे के अंदर से पानी डालता है, लेकिन वो बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर पानी नहीं होता। तो वो कहता है कि अब क्या हुआ, यहाँ पर तो पानी नहीं है, लेकिन शाम के वक्त सोने से पहले मैंने इसके अंदर पानी डाला था, फिर अचानक से पानी कहाँ पर चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीड़ ने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है। फिर साथ ही वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है, तो इसी के साथ ही वो कटोरा बाहर की तरफ करता है और बारिश का पानी उसमें जमा करके वो ज़ेंगो को पिला देता है। जब ज़ेंगो वहां पर पानी पीता है तो पानी के पीने के बाद उसकी शेकिंग रुक जाती है और वो लंबी लंबी सांस लेना भी छोड़ देता है और इसी के साथ ही वो आराम से सो जाता है। जब वो वहां पर सो जाता है तो हमारा वैंग लिन कहता है कि इसने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर इसका क्या करूं, मुझे लगता है कि ये सब कुछ भीड़ की वजह से हो रहा है, मुझे लगता है कि ये भीड़ जो है ये बहुत ज्यादा मनहूस है, ये जिसके पास भी होता है उसके साथ कुछ बुरा होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर इस भीड़ को ठिकाने लगा कर आता हूँ, इसे फिलहाल के लिए अपने पास रखना ठीक नहीं। और साथ ही वो कहता है चलो पहले टॉयलेट करके आता हूँ, और इसी के साथ ही वो बारिश में बाहर निकल जाता है। तो बाहर जाने के बाद वो झाड़ियों के पास जाकर बैठ जाता है, गड्ढा खोदा उसके अंदर उस भीड़ को दबा देता है। वो उसे वहां पर दबा देता है और कहता है कि फिलहाल के लिए इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा मनहूस है, कुछ दिनों के बाद आकर इसे वापस निकाल लूंगा, जब मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तब इसके साथ अपनी एनर्जी को रिकवर कर लिया करूंगा। उसे वहां पर दबाने के बाद वो चोरी छुप के भागता हुआ जल्दी से वापस अपने क्वार्टर के अंदर आ जाता है। लेकिन जब वो अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था, इसी के साथ ये कैल्डर को दिखाता है कि वो वहां पर खड़ा होकर उसे देख रहा था और कहता है कि तू मुझे मिल ही गए। तो क्योंकि वो वहां पर बाहर बारिश में खड़ा होता है, इसी के साथ ही आसमानी बिजली उसके ऊपर गिरती है और उसे एक जबरदस्त झटका लगता है। लेकिन साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट दिन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है कि हमारा वैंग लिन जो होता है वो टेबल के पास बैठा होता है और अपने खाने को घूर घूर कर देख रहा होता है, साथ ही वहां पर उस मिस्टीरियस लड़की को याद कर रहा होता है और साथ ही उसे याद करके मुस्कुरा रहा होता है। जबकि वैंग हाउक जो होता है उसे होश आ जाती है, वो उठता है और कहता है कि जी गुड मॉर्निंग, और तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों ना मुस्कुराऊं, मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ज़ेंग हाउक से कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसे लगता है जिसमें मेरी बॉडी के अंदर कीड़े दौड़ रहे हैं और मेरी एनर्जी पूरी तरह से वापस आ गई है। वैंग लिन उसे कहता है कि हो सकता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से पूरी नींद लिया, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस तरह महसूस कर रहे हो। जबकि ज़ेंग हाउक से कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुमने अपने पानी भरने की ड्यूटी को पूरा नहीं करना, आज तुम अपने मिशन को पूरा करने के लिए गए नहीं। तो वो कहता है कि वो तो मैंने पहले पूरा कर लिया। तो ज़ेंग को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने 10 बड़े जार्स को भी 4 दिन में कैसे भर लिया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं हो सकता, बाहर जाकर चेक कर लो, मैंने वो सारे के सारे जार भर दिए हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसी वजह से मैं बड़ी आसानी के साथ उन सारे कटोरों को बड़ी जल्दी भर पाया हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि छोड़ो इन बातों को, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पर मुझे एक सवाल का जवाब दोगे। तो ज़ेंग हाउक कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो ना, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वैंग लिन उससे पूछता है मुझे ये बताओ कि यहाँ पर डिसाइपल्स के यूनिफॉर्म्स का क्या मतलब है, यहाँ पर यूनिफॉर्म्स की कोडिंग किस तरह की जाती है। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे जो यूनिफॉर्म्स हैं ये सबसे लो लेवल के डिसाइपल्स हैं जो कि आउटर डिसाइपल्स कहलाते हैं, हम आउटर डिसाइपल्स हैं। और उसके बाद आते हैं ग्रे कलर के वो डिसाइपल्स जो कि हमारे सीनियर हैं, हमें ऑर्डर्स दे सकते हैं, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर पानी भरने की टास्क जिसे सीनियर ब्रदर ने यहाँ पर दी थी। उसके बाद यहाँ पर व्हाइट कलर आता है, पर्पल कलर आता है और रेड कलर आता है। और पर्पल कलर जो होता है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, और रेड कलर जो होता है वो इनर डिसाइपल्स को दिया जाता है जो किसी एल्डर के डिसाइपल्स होते हैं। व्हाइट कलर वाले जितने भी डिसाइपल्स होंगे वो सारे के सारे हमारे सीनियर जनरेशन में से होंगे। तो वैंग लिन से कहता है कि मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर अपने यूनिफॉर्म को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम लोग ऊपर कैसे जाए। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बनना चाहते हो तो यहाँ पर इसके सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तो यह कि तुम्हें 10 साल तक वेट करना होगा, यहाँ पर मिशंस को पूरा करना होगा। अगर तुम्हें दी गई हर एक टास्क को तुम पूरा करते हो तो 10 साल के बाद तुम्हें यहाँ पर मौका मिलेगा, तुम एक इनर डिसाइपल बन जाओगे। तो हमारा वैंग लिन से कहता है क्या पूरे 10 साल तक हमें यहाँ पर काम करने होंगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं 10 साल तक यहाँ पर जो बड़े जारी भरता रहूं, ऐसा नहीं, कुछ छोड़ बताओ, क्या यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ज़ेंग हाउक से कहता है कि हाँ एक शॉर्टकट है, उसके लिए तुम्हें यह करना होगा कि तुम्हें किसी एल्डर की नजर में आना होगा, कि कोई एल्डर यहाँ पर आकर तुम्हें अपना पर्सनल डिसाइपल बना ले। अगर तुम्हें एल्डर अपना डिसाइपल बना लेगा तो तुम बहुत ही जल्दी एक सेंट बनने की राह पर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुम उसके डिसाइपल बन चुके हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पर सबसे लो लेवल के डिसाइपल्स हैं, क्योंकि हम लोग आउटर डिसाइपल्स हैं, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी एल्डर हमारी तरफ दूसरी बार देखेगा भी नहीं, यानी एल्डर्स हमें एक बार देखकर हमें इग्नोर करके चले जाते हैं, वो कभी भी यहाँ पर हमें अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगे, तो ये चांस भी बिल्कुल 0 है। तो इसी के साथ ही ज़ेंग हाउक से कहता है कि इन सभी बातों को छोड़ो, बस यहाँ पर मेहनत करते रहो, हम दोनों को बस यहाँ पर अपनी दी हुई टास्क को पूरा करना होगा और एक ना एक दिन हम लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल बन ही जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वाकई में यहाँ पर 10 साल वेट करना पड़ेगा, कब जाकर हमारा वैंग लिन इनर डिसाइपल बनेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर पूछ रहा होता है कैसे एक इनर डिसाइपल बना जाए, और साथ ही वहां पर वो वैजेंग हाउस से एक और सवाल पूछता है और उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इनर सीड क्या होता है। तो उसे कहता है कि इनर सीड एक ऐसा जैसे कि हम लोग जहाँ पर कोई पौधा लगाते हैं उसका बीज लगाया जाता है और उसके अंदर से पेड़ निकलता है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जब कोर एनर्जी को इकट्ठा किया जाता है, की पावर को एक जगह के ऊपर मेडियंस में इकट्ठा किया जाता है, तो वहां पर एक सीड बन जाता है। इस सीड को यहाँ पर हम लोग एनर्जी गैदर करके भी इकट्ठा करते हैं या फिर इसको मैन्युअली बॉडी के अंदर इंप्लांट किया जाता है, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी को गैदर करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक ट्री की तरह बन जाता है, यानी सारी की सारी मेडियंस एक्टिवेट हो जाती हैं और बॉडी के अंदर बहुत सारी की पावर आ जाती है, जिसके बाद हम लोग एक सेंट बन जाते हैं। साथ ही वो अपने पास एक बुक निकालता है और उसके अंदर से उसे ये सारी बातें बता रहा होता है। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि ये क्या है, क्या मैं ये देख सकता हूँ? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, देख लो। और इसी के साथ ही वो उस बुक को देखता है और कहता है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली? तो वो कहता है कि ये बुक मुझे एक्सचेंज मार्केट से मिली, वहां पर बहुत सारी यूनिक चीजें पड़ी हुई थी, उनमें से ये बुक भी पड़ी हुई थी। हमारा वैंगलिन जो होता है उस बुक को अपने हाथ में पकड़कर वहां पर बैठ जाता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, जबकि ज़ेंगाओ से कहता है कि तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, मैं जा रहा हूँ अपने लकड़ी काटने के मिशन को पूरा करने। उसी के साथ ही वो जैसी दरवाजे के पास पहुंचता है वहीं पर रुक जाता है क्योंकि एल्डर उसी वक्त अंदर आते हैं। वो उसे देखती वहां पर जल्दी से अपना सर झुका देता है और कहता है कि जूनियर डिसाइपल ज़ेंगाओ यहाँ पर आपको ग्रीट करता है। तो एल्डर उसकी तरफ देखता भी नहीं और सीधा जाकर हमारे वैंगलिन के पास खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के क्या तुम्हारा नाम वैंगलिन है? तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि हाँ मेरा नाम वैंगलिन है, जबकि इसी के साथ ही बाकी के सभी जिमिंग डिसाइपल्स होते हैं वो सारी बाहर आकर खड़े होते हैं और सारे यहाँ पर देख रहे होते हैं कि ये क्या मास्टर यहाँ पर क्या कार्य है, मास्टर ज़ेंगलाओ का यहाँ पर क्या काम है? ये तो एक एल्डर है और एल्डर यहाँ पर इस कचरे को ढूंढने के लिए क्यों आए हैं, क्योंकि ये लड़का तो बिल्कुल बेकार है। तो इसी के साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि लड़के मुझे ये बताओ क्या वो 10 बड़े जार्स को तुमने भरा है? तो वो कहता है हाँ सर मैंने उन जार्स को भरा है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रिजर्वेंस काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आज यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, वहां पर आकर अपना रिवार्ड ले लेना। तो वो कहता है कि सर क्या वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो उसे कहते हैं ठीक है मैं जहां से जा रहा हूं, और इसी के साथ ही एल्डर वहां पर से चले जाते हैं। तो एल्डर के वहां पर चले जाने के बाद ज़ेंगाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तो यहाँ पर किस्मत खुल गई, तुम्हारी लॉटरी लगी है कि एल्डर तुम्हारे पर नजर रखे हुए हैं। एल्डर ने यहाँ पर पर्सनली रिवार्ड देने के लिए तुम्हें अपने मेंशन में बुलाया है। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही है? मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। ये एल्डर यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मेरे पास क्यों आया? जबकि तुमने कहा था कि यहाँ पर हमारे जैसे आउटर डिसाइपल्स के ऊपर एल्डर यहाँ पर नजर भी नहीं डालते। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे, लेकिन उस एल्डर ने तुम्हारी तरफ दूसरी तरफ देखा भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही क्यों आया? मेरे सिर्फ 10 जार्स को भरने की वजह से वो मुझे इनाम देना चाहता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। जबकि वैंगाओ से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ अजीब है, तुम्हें एल्डर के मेंशन में जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद तुम्हें कोई अच्छा रिवार्ड मिल जाए। तो हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि आखिर इस बंदे के यहाँ पर आने का मकसद क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात के वक्त इसने वहां पर हमारे घर के अंदर से निकलने वाली लाइट को देख लिया था जो उस भीड़ की वजह से निकल रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उसी वजह से यहाँ पर आया था? जो भी हो, मुझे इसके ऑफिस में जाना चाहिए और वहां पर जाकर देखना चाहिए कि आखिर ये किस मकसद से मेरे पास आया था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये इस गॉड के लिए आया क्योंकि इसने यहाँ पर नोटिस कर लिया होगा इस गॉड के अंदर से बहुत ही पावरफुल की पावर निकल रही है, जो कि इसके अंदर मौजूद पानी की वजह से है। वो पानी जो है वो उस भीड़ की वजह से ऐसा बना है, उस भीड़ की वजह से इसके पानी को काफी सारी एनर्जी मिली है। तो वैंगलिन कहता है क्योंकि वो एक एल्डर है और वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर की डिफरेंशिएट कर सकता है और उसे पता है कि यहाँ पर इस गॉड के अंदर से एनर्जी निकल रही है। मुझे लगता है कि मैं इसको और ज्यादा छुपा नहीं सकता, मुझे इसको फेस करना ही पड़ेगा। और दोपहर के वक्त का सीन दिखाते हैं कि मा ल्यूफेंग जो होता है, सॉरी हमारा वैंगलिन जो होता है, वो मास्टर ज़ेंगलाओ के ऑफिस में पहुंच जाता है। वो उसके पास जाता है, उसे जाकर ग्रीट करता है। तो उसी के साथ ये एल्डर जो होते हैं वो घूर कर उसकी तरफ नहीं बल्कि उसकी गॉड की तरफ देख रहे होते हैं। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे समझ आ गई इसने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया, क्योंकि यहाँ पर मेरी बॉटल की तरफ ही देख रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे ही यहाँ पर सारे हर एक चीज को यहाँ पर घूर कर देख रहा है और साथ ही वो अपने हाथ को सामने की तरफ करता है। तो एल्डर अपनी पावर्स के साथ उसकी कमर के साथ बंधी हुई इस बॉटल को छीन लेता है और वो उड़ती हुई सीधी उसके पास पहुंच जाती है। तो जैसे वो बॉटल उसके पास आती है तो हमारा वैंगलिन इस बात से काफी हैरान होता है कि ये इस तरह की ट्रिक्स को भी यूज कर सकता है। तो एल्डर उसे कहता है कि ये क्या चीज है? तो हमारा वैंगलिन जो होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये एक बॉटल है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? इस बॉटल के अंदर मैंने झील का पानी डाला हुआ है, वही पानी जो कि इस वक्त 10 बड़े जार्स के अंदर पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें यहाँ पर पानी पीना है तो तुम पी सकते हो, अगर चाहो तो मैं वहां पर उस बड़े से जार के अंदर से भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ सकता हूँ। बहुत ही कमाल का पानी है। मैं यहाँ पर इसी तरह से 10 बड़े जार्स को भरा था क्योंकि गॉड के अंदर मैंने पानी डाल लिया था और मैं वहां पर से बाल्टी उठाकर लाता। जब मुझे प्यास लगती तो मैं इस गॉड के अंदर से थोड़ा सा पानी पी लेता था। मैंने सुना था कि यहाँ की झील बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उसका पानी बहुत ज्यादा मैजिकल है। जबकि एल्डर वहां पर उस गॉड को सूंघ रहा होता है, हमारा वैंगलिन जो होता है उसके सामने वहां पर ढेर सारी बातें कर रहा होता है ताकि उसे यहाँ पर इस बात के ऊपर शक ना हो कि इस
इस पानी के अंदर कुछ मिलावट हुई है। वो उसे यही बता रहा था कि वो उस झील का पानी मैजिकल है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर से तुम्हें अजीब सी खुशबू आ रही होगी। लेकिन उस एल्डर को यहाँ पर उसके अंदर मौजूद पानी के ऊपर शक नहीं होता, बल्कि उसे इस बोतल के ऊपर शक होता है। तो उसे कहता है कि लड़के अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो, तुम्हें ये बोतल कहाँ से मिली है। तो हमारा वैंगलिन वहां पर सोच रहा था कि अब ये क्या बात हुई। तो यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया, लगता है कि ये वाकई में इस बोतल के पीछे ही है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि सर इस बोतल में इतना भी क्या खास है, ये तो बस एक आम सी गॉड है। मैं पानी भर रहा था, उस वक्त मुझे वहां पर एक पेड़ के साथ लटकी हुई मिली थी, मैंने बस वहां पर से उतार ली। कि एल्डर वहां पर सोच रहा था कि इस लड़के के मुताबिक यहाँ पर ये काम सी बोतल है। मुझे लगता है कि ये लड़का इस बोतल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास अभी की पावर नहीं है और ना ही यहाँ पर जब ये की के फर्स्ट लेवल के ऊपर है। अगर ये की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर होता तो उसे पता चलता कि इस गॉड के अंदर कितनी पावरफुल एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये लड़का सच बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़का काफी ज्यादा सस्पिशियस है, तो इसे थोड़े से और सवाल पूछने चाहिए। इसी के साथ ही एल्डर गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक एल्डर को बेवकूफ बनाने की। क्या तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर चीट्स को यूज करोगे, तुम इस तरह की चीटिंग करके इस तरह से जल्दी से तुम यहाँ पर 10 जार्स को भर दोगे और उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। तुम हैंगजुई सेक्टर में रुकना नहीं चाहते, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है, तुम लोग यहाँ पर से मुझे क्यों निकालना चाहते हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, मैंने बस यहाँ पर तुम्हारी दी हुई टास्क को पूरा किया, मैंने उन 10 जार्स को भर दिया। अब क्या एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पर फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन करूंगा। जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये बॉटल कहाँ से मिली है। तो हमारा वैंगलिन से कहता है कि मैंने बताया ना कि मुझे ये वहीं पर नदी के किनारे मिली थी। जबकि एल्डर से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अब जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो। अगर तुम सच्ची बताओगे तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम फिर से झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें खुद यहाँ पर हैंगजुई सेक्टर से बाहर निकाल दूंगा। तो इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर अब ज्यादा एक्शन लेना होगा, और वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं यहाँ पर तुम्हारे मिशन को पूरा कर रहा था, तुम लोगों ने मुझे एक टास्क दी, पिछले 4 दिन से मैं यहाँ पर अपनी टास्क को पूरा करने के लिए नीचे ऊपर यानी कि सीढ़ियों से नीचे जाता, बाल्टी को भर के लाता, जार के अंदर आकर डाल देता, यहाँ तक कि मुझे खाना खाने का टाइम भी नहीं मिला। अगर मेरी मदर यहाँ पर मेरे लिए मीठे आलू नहीं बेचती तो मैं तो यहाँ पर भूख से मर चुका होता। पिछले 4 दिन से मैंने यहाँ पर ठीक से खाना नहीं खाया। तुम लोग यहाँ पर एक सेक्टर बनाकर बैठे हुए हो, तुम लोग हमसे यहाँ पर मजदूरों की तरह काम करवाते हो, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉपर खाने के लिए भी कुछ नहीं देते। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे सेक्टर का डिसाइपल बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, बल्कि यहाँ पर हमें तो मजदूरी सिखाई जा रही है या फिर हमें भूखा मारने की तैयारी की जा रही है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि इस लड़के से अगर मैं यहाँ बॉटल का राज जानना चाहता हूँ, इस लड़के को अपने पास ही रखना होगा, इसे ऑब्जर्व करना होगा। अगर ये लड़का यहाँ पर से चला गया या फिर इसे सेक्टर से निकाल दिया तो फिर मुझे ये बॉटल का राज नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि इस बॉटल के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है। अगर इसे एक बॉटल मिल सकती है तो हो सकता है कि वहां पर और भी ज्यादा बॉटल्स हो सकती हैं, या फिर इस लड़के के पास कोई और सीक्रेट हो सकता है। तो इसी के साथ ही एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी गलती है, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि यहाँ पर तुम लोगों से मिशन पूरे करवाए जाते हैं और बदले में तुम्हें यहाँ पर खाने को भी प्रॉपरली नहीं दिया जाता, तो इस वजह से हमारे सेक्टर ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। तो तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट बन जाओ। अगर तुम यहाँ पर मेरे सर्वेंट बन जाते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि नहीं, मेरे फादर तो मुझे जान से मार देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ पर किसी एल्डर का नौकर बन गया हूँ। मैं यहाँ पर नौकर बनने के लिए नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे डिसाइपल बना सकते हो। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद काफी गुस्सा होता है कि ये मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो तो फिर ठीक है, तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद वैंगलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में तुम मुझे अपना डिसाइपल बनाओगे। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये एल्डर वाकई में एक अपना डिसाइपल बनाकर इसको कुछ सिखाएगा भी या फिर सिर्फ और सिर्फ इसके पास से कुछ छीनना चाहता है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब हमारा वैंगलिन जो होता है एल्डर के सामने वहां पर शोर मचाना स्टार्ट करता है, तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि इसके पास कोई ना कोई सीक्रेट जरूर हो सकता है, अगर मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ तो ये सीक्रेट्स मुझे जरूर बताएगा। और इसी के साथ ही उसके सामने ऑफर रखते हैं और कहते हैं ठीक है मेरे डिसाइपल बन जाओ। तुम्हारा वैंगलिन कहता है अगर ऐसी बात हो तो फिर ठीक है, मैं आपका डिसाइपल बनने को तैयार हूँ। फिर साथ ही एल्डर जो होता है उसे लालच देने के लिए अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उन 10 बड़े जार्स को इतनी जल्दी भरने की वजह से मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो ये तुम्हारा इनाम है। तो हमारा वैंगलिन उसे अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि सर ये किस लिए है, ये किस काम आएगा, मैं इसका क्या करूंगा। तो एल्डर उसे कहते हैं कि जरा इसे अपने पाँव के ऊपर लगाओ। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे अपने पाँव के ऊपर लपेट लेता है। फिर साथ ही एल्डर उसे कहते हैं कि अब जरा जल्दी से यहाँ पर से बाहर जाओ और जाकर जंप लगाओ। तो वैंगलिन उसे कहता है कि वाकई में ये काम करेगा। तो वो कहता है हाँ ये काम करेगा, अब जल्दी से बाहर जाओ। तो हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो स्टैंस लेता है और बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ भागना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो थोड़ा सा भागता है
है। इसी के साथ ही उस तलिस्मन की वजह से वो जंप लगाना शुरू कर देता है। ऐसे लगता है जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। तो इस बात से वैंगलिन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये क्या, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि उसका एल्डर वहां पर सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर इस तलिस्मन की कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर पता चलेगा तुम्हारे पास कौन से सीक्रेट्स हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ज़ैंग हू का दिखाया जाता है कि ज़ैंग हू जो होता है इस बात से काफी ज्यादा नाखुश होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है कि कैल्टर ने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। यहाँ पर पिछले 1 महीने से लकड़ी काट रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पर टास्क दी गई थी, मुझे जो टास्क दी गई थी मुझे यहाँ पर 100 किलो लकड़ी काटनी थी और मैंने वो सारी की सारी लकड़ी काट दी, लेकिन उसके बाद मुझे मजीद लकड़ी काटने का कहा जाता है। लेकिन किसी भी एल्डर ने यहाँ पर मुझे डिसाइपल बनने की ऑफर नहीं की। तुम देखो यहाँ पर अभी आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए यार, तुम यहाँ पर एक एल्डर के ऑफिशियल डिसाइपल बन गए हो। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। तो ज़ैंग हू से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर इस बात से खुश नहीं हो कि तुम एक इनर डिसाइपल बन चुके हो। इनर डिसाइपल बनना है यहाँ पर जितने भी जिमिंग डिसाइपल्स हैं उन सभी का सपना है। सभी डिसाइपल यहाँ पर यही सपना लेकर जी रहे हैं कि कब वो यहाँ पर एक इनर डिसाइपल बन सके और आगे जाकर एक सेंट बन सके। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो एल्डर अल्टीरियर मोटिव्स के साथ उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता है। फिर साथ ही वहां पर वो सोच रहा होता है कि उसकी मदर, उसके फादर और उसके अंकल को उसके ऊपर कितना ज्यादा विश्वास है। वो सभी लोग चाहते हैं कि वो एक सेंट बनकर वहां पर से वापस आए। तो वो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर साथ ही से कहता है मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर एल्डर अपना कोई मकसद पूरा करना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ पर अपना मकसद उनसे पूरा करवा सकता हूँ। तो वो उसे कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे वो जाने लगता है अपने पास से मीठे आलू का थैला निकालकर ज़ैंग हू को दे देता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी मॉम ने स्पेशल मेरे लिए बनाए थे, लेकिन अब तुम इन्हें खा सकते हो। और इस बात से ज़ैंग हू काफी ज्यादा खुश होता है। जब किसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर से चला जाता है। जब वहां पर से जा रहा होता है तो इसी के साथ ज़ैंग हू से कहता है कि मेरे भाई मेरी बात सुनो। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है। तो ज़ैंग हू से कहता है कि अपना बेस्ट देना, उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से एक सेंट बन जाओ और मैं भी जल्दी से तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। तो वैंगलिन से कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कब तुम यहाँ पर एक डिसाइपल बनकर मेरे पीछे आओगे। और साथ ही वहां पर से चला आता है और उसे अपना यहाँ पर पर्सनल रूम मिलता है, क्योंकि एल्डर के क्वार्टर्स में वहां पर एक रूम खाली होता है जो कि उसे दिया जाता है। वो अपने रूम के अंदर जाता है, वहां पर जाने के बाद अपने पास से एक पॉकेट थैला निकालता है और कहता है मेरे मास्टर ने यहाँ पर मुझे ये छोटा सा बैग दिया था और कहा था कि इसके अंदर तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें रखी हुई है, ये स्पेशली बैग तुम्हारे लिए है। वो उसे स्टोरेज बैग कह रहे थे, लेकिन इस छोटे से बैग के अंदर क्या चीज रखी जाएगी। वो उसको उलटता है तो उसके अंदर से काफी सारी चीजें निकल आती है जो कि उस बैग के साइज से काफी ज्यादा बड़ी होती है। और वैंगलिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो वाकई में एक स्टोरेज बैग निकला है, इसके अंदर तो काफी सारी चीजें निकल आई हैं। और साथ ही उन चीजों के अंदर से एक बुक निकलती है। तो उस बुक को पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा होता है कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की को एंटर कर सकते हैं, और साथ ही वहां पर की को कंट्रोल करने वाली 3 पावर टेक्निक के बारे में लिखा होता है। तो वो कहता है कि ये क्या, लगता है कि फाइनली मैं एक सेंट बनने वाला हूँ, सेंट बनने के रास्ते के ऊपर मेरा पहला कदम है। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है फिर से यहाँ पर सपना देख रहा होता है। वो सपना देख रहा होता है कि दूसरी तरफ से एक बुरे लड़के ने उस लड़की को किडनैप किया होता है, जबकि हमारा वैंगलिन उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि मेरी जान को छोड़ दो। वो बुरा लड़का उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है या फिर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इसको बचा सकते हो तो फिर आओ आकर बचा लो। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि इसके ऊपर से अपने गंदे हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी की पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ ब्लास्ट करता है। जब वो वहां पर सामने की तरफ ब्लास्ट करता है और इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है, वो अपने बिस्तर के ऊपर लेटा होता है और अपने हाथ के साथ वहां पर इशारे कर रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या, मैं फिर से यहाँ पर सपना देख रहा था, मैं इतना ज्यादा लकी कैसे हो सकता हूँ कि वो लड़की यहाँ पर मेरे प्यार में पड़ जाए और मैं उसे जाकर किसी गुंडे से बचाऊं। फिर साथ ही उठता तैयारी करता है और अपने रेड कलर की ड्रेस पहन लेता है। तो फाइनली इसे भी यहाँ पर एक रेड कलर की ड्रेस मिल चुकी है। तो वो कहता है कि ऑफिशियल डिसाइपल बनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, इसकी फीलिंग ही अलग है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो अब जबकि मैं डिसाइपल बन चुका हूँ और सुबह की शुरुआत यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर लेकर करते हैं, क्योंकि अब मैं ऑफिशियल डिसाइपल हूँ तो मुझे यहाँ पर की कंसंट्रेशन को अपनी बॉडी के अंदर दाखिल करना होगा। और वो उस बुक के मुताबिक वहां पर उसके पहले चैप्टर के मुताबिक बैठ जाता है। वहीं पर बैठकर वो कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है ताकि वो अपने आसपास जो इर्द गिर्द मौजूद की पावर है वो सारी की को अपनी बॉडी के अंदर ले और उसके साथ उसे अपनी कोर के अंदर डालकर अपनी कोर को एक्टिवेट कर सके। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए इसके पास 0 पावर है, इसके पास कोई की पावर नहीं है। उसे एक्टिवेट करने के लिए उसे यहाँ पर काफी सारी की कंसंट्रेशन की जरूरत है, लेकिन उस रूम के अंदर इतनी सारी की पावर नहीं होती। तो वो वहां पर थोड़ी देर मेडिटेट करने के बाद निराश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो की पावर बहुत ज्यादा लो है, इतनी लो पावर के साथ तो मैं सारी जिंदगी लगा रहा हूँ तब भी यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर की पावर नहीं जा पाएगी। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो बाहर चल के देखते हैं, हो सकता है कि लोकेशन चेंज करने से यहाँ पर कुछ फर्क पड़ जाए। और बाहर जाने के बाद वो जाता है तो वहां पर गार्डन होता है, उसके मास्टर का वहां पर गार्डन होता है जिसके अंदर उसने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स लगाए होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां लगी हुई हैं जो कि स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं, इनके अंदर से जो की पावर निकल रही है, इस की पावर की मदद से मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ। और वहीं पर बैठ जाता है। जब वो गार्डन में बैठकर वहां पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है, इसी के साथ उसे महसूस होता है कि आसपास से काफी सारी की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर आ रही है। उसे महसूस हो रहा है जैसे उसकी बॉडी के अंदर कीड़े चल रहे हों। तो वो कहता है कि फिर से वही
फीलिंग आ रही है, इसका मतलब यह है कि की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। लेकिन साथ ही मास्टर उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि बेवकूफ बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे गार्डन में बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करवाने की। और इस बात से हमारा वैंगलिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी कि मेरे गार्डन के अंदर बैठकर यहाँ पर तुम कल्टीवेट कर सकते हो। तो वैंगलिन कहता है मास्टर क्या यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट नहीं कर सकता। तो उसका मास्टर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जो जड़ी बूटियां और जो फूल पौधे लगाए गए हैं वो कितने ज्यादा कीमती हैं और सारे के सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं। अगर तुम्हारी कल्टीवेट करने की वजह से अगर तुमने इन सभी के अंदर से इनकी एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये सभी के सभी जलकर खाक हो जाएंगे, यानी कि खराब हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो फिर यहाँ पर इन सभी की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुम यहाँ पर इनकी पेमेंट दोगे? तो वो उनसे माफी मांगता और कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ करिएगा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो उसके मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास एक क्रिस्टल दे सकता हूँ जिसकी मदद से एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर तेजी के साथ जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या तुम वैसी एक बॉटल मेरे लिए ढूंढ कर ला सकते हो जैसी तुम पहले लेकर आए थे? तो वो उनसे कहता है कि वाकई मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल ढूंढ कर लानी है। तो एल्डर से कहते हैं हाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बॉटल ढूंढ कर लानी है, जाओ जल्दी से जाओ इस बॉटल को ढूंढ कर ले आओ। तो हमारा वैंगलिन कहता है हाँ क्यों नहीं सर, मैं अभी जाकर उसी लेक के किनारे ढूंढना स्टार्ट करता हूँ जहां पर से मुझे वो पिछली बॉटल मिली थी। हो सकता है कि वहां पर एक और बॉटल हो, मैं जल्दी से उसे ढूंढ कर लाता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर से बॉटल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वो वहां पर लेक की तरफ जा रहा होता है, साथ ही गाना गाता गुनगुनाता वहां पर जा रहा था, जबकि उसे पता होता है कि उसका मास्टर उसका पीछा कर रहा है। तो एक जगह के ऊपर रुकने के बाद वो कहता है लगता है कि मैं रास्ता भूल गया, और साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है। वो जानबूझकर पीछे मुड़ता है ताकि वो कंफर्म कर सके कि उसका मास्टर उसके पीछे है या नहीं। तो मास्टर जल्दी से अपने आप को वहां पर पेड़ के पीछे छुपा लेता है। तो पीछे आने के बाद वहां पर वो पांव के निशान देखता है और कहता है मुझे पता था कि मास्टर यहीं पर मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मेरे सीक्रेट्स को जानना चाहता है कि आखिर मैं उस गॉड को कहां पर से लेकर आया था। आखिर उस बॉटल के अंदर जो स्पेशल पानी था, यानी कि उस बॉटल के अंदर से जो की पावर निकल रही थी, क्योंकि इसे पानी के बारे में तो नहीं पता, इसे बॉटल के बारे में पता है। तो मुझे यहाँ पर इससे जो बात छुपानी होगी, मैं इसे यहीं पर घुमाता फिराता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर उसको उल्लू बनाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि वो जानबूझकर वहां पर आसपास घूमना शुरू कर देता है और वहीं पर जाकर एक नदी के पास बैठ जाता है और कहता है क्यों ना यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट किया जाए, ये जगह बहुत अच्छी है। जबकि उसका मास्टर सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर इस बेवकूफ को भेजा था कि बॉटल ढूंढ कर लाए, लेकिन ये बेवकूफ यहाँ पर नदी के किनारे बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। आज ये लड़का अगर मुझे बेवकूफ बना रहा है तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा वैंगलिन अपने मास्टर को बेवकूफ बना पाएगा या फिर इसका मास्टर यहाँ पर इससे कोई चीज छीनने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? क्रॉनिकल ऑफ अ सेंट के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन जो था वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जबकि उसका मास्टर बेचारा वहीं पर खड़ा सारा दिन इंतजार करता रहता है कि कब यहाँ पर से उठे और जाकर अपना सीक्रेट दिखाए, यानी कि उस बॉटल को ढूंढ कर लाए। तो दोपहर के वक्त वो फिर से उठता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट किया, जहाँ पर कल्टीवेट करना काफी ज्यादा बेहतर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर नदी और आसपास के पेड़ पौधों के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं और जाकर उस बॉटल को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जबकि उसका मास्टर सोच रहा था कि ये बेवकूफ लड़का, मुझे लगता है कि इस बेवकूफ लड़के की बैठ बैठकर टांगे दुख रही होंगी, क्योंकि ये काफी देर से एक ही जगह के ऊपर क्रॉस लॉक करके बैठा हुआ था, जबकि हमारे वैंगलिन की वाकई वहां पर टांगे सो चुकी होती हैं। और आपको पता है कि टांगे सोना क्या होता है, क्योंकि उसकी टांगे वहां पर बैठकर नाम हो चुकी हैं। और इसी के साथ ही मास्टर जैसे उसके पीछे चलना स्टार्ट करता है तो मास्टर कहता है कि यहाँ पर खड़े खड़े मेरी टांगे भी दर्द करना शुरू कर दी। और दूसरी तरफ वैंगलिन को दिखाता है कि वो चलते हुए जा रहा था। इसी के साथ उसे फिर से वहां पर एक पेड़ मिलता है, उस पेड़ के ऊपर वही गॉड्स लटकी होती हैं और वहां पर एक गॉड जो होती है वो पकी हुई होती है। तो वो कहता है कि मैं कितना ज्यादा लकी हूं, मुझे यहाँ पर एक गॉड मिल गई, मैं जाकर मास्टर को ये वापस दूंगा। और वो उस गॉड को वहां पर से उखाड़ लेता है और उसे वहां पर से लेने के बाद वापस आ जाता है। और उसका मास्टर जो होता है वो उससे भी पहले वापस पहुंच जाता है, लेकिन उसने वहां पर से काफी सारी गॉड्स खुद उतारी होती है, क्योंकि वो यही देखने के लिए तो उसके पीछे गया था। तो वैंगलिन वापस आने के बाद आता है और कहता है कि मास्टर देखो मैं तुम्हारे लिए बॉटल ले आया हूं। तो मास्टर उस गॉड यानी बॉटल को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है कि ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी मैंने तुमसे कहा था। जबकि वैंगलिन उसे कहता है कि मास्टर ये बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने पहले वहां पर से उतारी थी। पहले मुझे यहाँ पर एक पौधे के साथ ही लगी हुई एक बॉटल मिली थी और उसी बॉटल को मैं यहाँ पर दोबारा से उखाड़ कर ले आया, वैसे ही पौधा था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो मास्टर से कहता है कि नहीं मुझे ये वाली गॉड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे उसी तरह की गॉड चाहिए थी जैसी तुम्हारे पास पहले वाली थी, जिसके अंदर से बहुत सारी की एनर्जी निकल रही थी। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी की एनर्जी निकल रही थी। तो उसका मास्टर वहां पर सोच रहा था कि ये बेवकूफ बच्चा अभी यहाँ पर की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल के ऊपर भी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर किसी भी चीज के अंदर से निकलने वाली की पावर
पावर को महसूस नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बेवकूफ को उस बारे में नहीं पता होगा, इसने वहां पर उस गॉड को अपने पास रखा हुआ था और उसके अंदर से पानी पी रहा था और उसके बाद मैंने उसको महसूस कर लिया और उसके पास से ले लिया। इसी वजह से अब यहाँ पर इस तरह की गॉड उठाकर कर ले आया है। हालांकि मैंने उस पौधे को जाकर पूरी तरह से चेक किया था, उसके ऊपर जितने भी गॉड्स लगी हुई थी वो सारी की सारी बिल्कुल नॉर्मल थी, उनके अंदर से कोई भी की पावर निकल नहीं रही थी। तुम्हारा वैंगलिन उनसे कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर इस बारे में कुछ भी नहीं सुना, आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आपने यहाँ पर कहा था कि अगर मैं यहाँ पर आपके लिए गॉड लेकर आऊंगा तो आप मुझे इनाम देंगे, मेरा क्रिस्टल कहाँ पर है? तो प्लीज मास्टर मुझे यहाँ पर मेरा क्रिस्टल दे दे। उसका मास्टर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसके पीछे पूरा एक दिन जाया करने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ पर इस लड़के को इसकी कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचा देता हूँ तो उसके बाद ये लड़का अपने सीक्रेट्स मुझे बता देगा, या फिर ये लड़का यहाँ पर इन बॉटल्स के अंदर से एनर्जी को महसूस करना शुरू कर देगा और उसके बाद मेरे लिए वैसी एक बॉटल और ढूंढ कर ले आएगा, क्योंकि पहली वाली बॉटल के अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो सारी की सारी तो मैंने ऑब्जर्व कर ली है। फिर साथ ही मास्टर अपने पास से क्रिस्टल निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये वो क्रिस्टल है, इसको यहाँ पर अपने लिए यूज करो, इसकी मदद से तुम यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर काफी सारी की एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकते हो। 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इस क्रिस्टल की एनर्जी को ऑब्जर्व करके अपने आप को की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचाना होगा। तो वो कहता है कि मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर ऐसा हो सकता है? तो वो कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, आप जाओ जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन वहां पर से उस क्रिस्टल को लेकर बाहर निकल आता है, जबकि उसका मास्टर सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर इस बेवकूफ की बिल्कुल ही परवाह नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर इसकी परवाह, ना ही मैं यहाँ पर इस बच्चे को रेज करना चाहता हूँ, ना ही अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए से यहाँ पर ये क्रिस्टल भी दे रहा हूँ। अगर ये क्रिस्टल लेने के बाद भी ये मुझसे झूठ बोलेगा और मुझे वहां पर वैसी एक गॉड लेकर नहीं देगा तो इसका मतलब यह है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है और मैं यहाँ पर इस लड़के को पर्सनली अपने हाथों के साथ मार डालूंगा। तो हमारा वैंगलिन जो होता है अपने रूम के अंदर चला जाता है और उस क्रिस्टल को लेकर जाकर उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, जबकि उसका मास्टर उसके लिए वहां पर एक स्पेशल केमिकल बनाकर लेकर आ रहा था, यानी कि एक स्पेशल काढ़ा बनाकर लेकर आ रहा था और साथ ही सोच रहा था कि ये एक बहुत ही स्पेशल मेथड है क्रिस्टल की मदद से अपनी बॉडी के अंदर की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचना। ये एक बहुत ही इंपॉसिबल मेथड है, लेकिन जो यूनिक लोग होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर की पावर पहले से मौजूद होती है, उनकी इननेट पावर्स की वजह से वो लोग इस मेथड को बड़ी आसानी से अपना लेते हैं और वो डायरेक्टली की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। लेकिन अगर ये लड़का वाकई में स्पेशल है तो फिर ये लड़का बड़ी आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लेगा। मैं यहाँ पर इसकी पूरी मदद करूंगा, इस काढ़े की मदद से मैं इसकी मदद करने वाला हूँ। लेकिन अगर ये स्पेशल नहीं हुआ तो फिर इस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं और ये लड़का दोबारा कभी जिंदगी में कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे वैंगलिन को दिखाता है कि वो अंदर बैठा होता है, कल्टीवेट कर रहा होता है, जबकि उसका मास्टर उसके लिए काढ़ा लेकर आता है और उसे कहता है कि इसे पी लो। वैंगलिन कहता है कि मास्टर अब ये क्या चीज है? तो मास्टर उसे कहता है कि ये एक बहुत ही स्पेशल मेडिसिन है, ये तुम्हारी मेडिटेशन में तुम्हारी मदद करेगी। इस मेडिसिन को पीने के बाद जब तुम क्रिस्टल की एनर्जी को ऑब्जर्व करेगे तो वो बड़ी आसानी के साथ तुम्हारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगी। तो वैंगलिन कहता है क्या वाकई में? और साथ ही वो हंसते हुए जल्दी से उस काढ़े को पी जाता है। जैसे ही वो उस काढ़े को पीता है इसी के साथ उसका दिल वहां पर दर्द करना शुरू कर देता है। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है कि मास्टर मास्टर ये क्या था? मुझे क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चेस्ट के अंदर आग लगी हो। तो उसका मास्टर वही जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपने हाथ को उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है और साथ ही अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट करता है ताकि उसे वहां पर काफी सुकून मिल सके। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? चलो जल्दी से अब यहाँ पर कल्टीवेट करना स्टार्ट करो। मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होने से पहले पहले तुम्हें यहाँ पर की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करना है। और हमारा वैंगलिन वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। तो मास्टर उसका सोच रहा था कि अब जबकि मैं यहाँ पर इसकी मदद कर रहा हूँ, यानी कि अपनी की पावर इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा हूँ और साथ इसने मेडिसिन भी है और साथ इसके पास क्रिस्टल भी है, तो ये बड़ी जल्दी से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेगा अगर ये वाकई में स्पेशल फिजिक वाला हुआ। तो अगर ये स्पेशल फिजिक वाला है तो उसका मतलब यह है कि इसके पास और भी सीक्रेट्स हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसकी बॉडी के अंदर की पावर नहीं जा रही होती। मास्टर हैरान होकर उसे कहता है कि लड़के ये क्या हो रहा है? तुम्हारी बॉडी के अंदर की पावर जा क्यों नहीं रही? तो वैंगलिन कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अफसोस कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरी बॉडी के अंदर की पावर नहीं जा रही। तो मास्टर कहता है कि तुम एक बहुत ही बेकार लड़के हो, मेरे पास और ज्यादा सब्र नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारा साथ दूं। और इसका मास्टर जो होता है वो गुस्से के साथ उसे ये बोलने के बाद वहां से वापस मुड़ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम वाकई में बहुत ही बेकार बच्चे हो, तुम तो यहाँ पर कल्टीवेट भी नहीं कर सकते। और उसके वहां पर चले जाने के बाद हमारा वैंगलिन जो होता है उसके सामने नाटनोटंकी कर रहा होता है, साथ ही ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो मास्टर उसे छोड़कर वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी, यहाँ पर नकली कल्टीवेशन की एक्टिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। इस बेवकूफ को क्या लगता है कि जी यहाँ पर मेरे पास से मेरे राज निकलवा सकता है? इसे क्या लगा था कि मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से इसका काढ़ा पीकर इसके सामने ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा? मुझे लगता है कि जो बुढ़ा आदमी यहाँ पर मेरे पास से कुछ लेना चाहता है, मुझे लगता है कि उस बॉटल की वजह से ये मेरे पीछे पड़ा है और इसे लगता है कि मेरे पास कोई सीक्रेट है। वैंगलिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे तरीके के मुताबिक तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मैं अपनी मर्जी से ब्रेक थ्रू करूंगा। इसी के साथ ही अगले दिन फिर से हमारा वैंगलिन जो होता है अपने मास्टर के पास आता है और उसे कहता है कि मास्टर क्या मुझे वो फिर से मेडिसिन मिल सकती है? मैं नदी के पास जाकर बैठकर इसे पीकर कल्टीवेट करने की कोशिश करूंगा, शायद मैं की कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूं। तो मास्टर उसे काढ़ा दे देते हैं और उसका पीछा करते हैं। तो वो नदी के किनारे जाकर काढ़े को पीकर कोशिश करता है लेकिन फिर से फेल हो जाता है।
है और इसी के साथ ही पूरा एक महीना गुजर जाता है। मास्टर बेचारा काफी ज्यादा परेशान होकर बैठा होता है और कहता है कि पूरा एक महीना गुजर चुका है, वो बेवकूफ बच्चा यहाँ पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा। इस गॉड के अंदर जितना पानी था वो सारे का सारा खत्म हो चुका और इसके अंदर जितनी एनर्जी थी वो सारी भी खत्म हो चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर वो लड़का मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहता और उस लड़के के पास कोई सीक्रेट होगा भी नहीं। हो सकता है कि उस लड़के की किस्मत अच्छी थी जो उसके हाथ ये गॉड लग गई और मुझे नहीं लगता कि उसके पास यहाँ पर कोई सीक्रेट है। अब जबकि उसके पास कोई सीक्रेट नहीं है तो फिर मैं किसी ऐसे बेकार बच्चे को जो कि कंसंट्रेशन के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू भी नहीं कर सकता, उसे अपने डिसाइपल तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता। मुझे यहाँ पर उस लड़के से छुटकारा पाना होगा, मुझे उस लड़के को जान से मारना होगा ताकि वो लड़का जो है यहाँ पर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। इसी के साथ ही मास्टर जो होता है उसी वक्त फैसला कर लेता है, उठकर खड़ा हो जाता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस लड़के ने यहाँ पर मुझे पूरे एक महीने के लिए बेवकूफ बनाया, मैं पूरे एक महीने के लिए उसका पीछा कर रहा था लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं। और इसी के साथ ही बाहर फिर से बारिश हो रही होती है, बिजली चमक रही होती है और माना वैंगलिन जो होता है वो अपने बिस्तर के ऊपर बड़े आराम से लेटा होता है और वहीं पर सोते सोते वो सपना देख रहा होता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इसी के साथ उसके सामने उसका मास्टर आकर खड़ा आ जाता है तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था, असल में मास्टर वहां पर नहीं था। लेकिन जैसे वो अपनी आंखें खोलकर साइड के ऊपर देखता है उसका मास्टर वहीं पर उसके कमरे में खड़ा होता है तो वो उसे देखकर जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसका मास्टर जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसको गले से पकड़ता है, उसका गला दबाना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पर अब तुम्हारी और ज्यादा बेवकूफी को बर्दाश्त नहीं करने वाला, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और साथ ही उसका गला दबाना शुरू कर देता है। जबकि हमारा वैंगलिन सोच रहा है कि ये तो वाकई में मुझे मारना चाहता है, क्या मैं यहाँ पर इसे बीड के बारे में बता दूं कि मेरे पास जो सीक्रेट चीज है वो एक बीड है जिसके अंदर से वो सारी एनर्जी निकलती है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे हमारा वैंगलिन क्या करेगा, क्या वो इसे बीड के बारे में बता देगा या फिर यहाँ पर मर जाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 10 के साथ खास हीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसके मास्टर जो होते हैं यानी एल्डर जो होते हैं उसके रूम के अंदर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद उसको गले से पकड़ते हैं और उसका गला दबाना शुरू कर देते हैं और उसकी आंखों से पता चल रहा होता है कि ये मुझे मार डालेगा। तो वैंगलिन सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पर अपने मास्टर को उस बीड के बारे में बता दूं, मैं अपने सीक्रेट के बारे में इनको बता दूं। वो उसका गला बहुत ही जोर से दबा रहा होता है और साथ ही बेचारे के आंसू बह लेते हैं और उस बेचारे का मुंह से पानी भी निकल रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर उसे उठाकर फेंक देते हैं और कहते हैं नहीं तुम इस लायक नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर अपने हाथ गंदे करूं, तुम्हारे जैसे बेकार बच्चे को मैं अपने हाथ से क्यों मारने वाला हूं। साथ ही मैं यहाँ पर तुम्हारे जैसे बेकार बच्चे को अपना डिसाइपल भी नहीं रख सकता और तुम यहाँ पर मेरी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। अगर दोबारा यहाँ पर कभी मेरे सामने आए तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, इसलिए दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। और अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें वुसरा की बॉटल मिल जाती है तो उस बॉटल को लेकर मेरे पास चले आना, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिलती तो दोबारा कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और साथ ही वो उसके कपड़े भी उठाकर बाहर फेंक देता है, बारिश हो रही होती है और उसे क्वार्टर से बाहर फेंक देता है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है बाहर वहां पर पड़ा होता है मास्टर से मार खाने के बाद। साथ ही वहां पर वो याद कर रहा होता है कि पूरे सेक्टर में सभी लोग किस तरह से उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो सभी लोगों को याद करता है जो लोग उसके खिलाफ है। तो वो कहता है कि ये सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझते हैं, ये सभी लोग समझते हैं कि मेरी औकात है कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इन सभी लोगों का दिखाऊंगा कि मेरी औकात कितनी है। मैं इन सभी को बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक ना एक दिन सभी लोगों को यहाँ पर इस बात को मानना ही पड़ेगा। ये सभी लोग जो है मेरे सामने अपने घुटने टेकेंगे। आज के बाद मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोने वाला। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग होकर वापस आऊंगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो एक छोटे से पुराने हट का दिखाया जाता है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वापस अपने क्वार्टर्स में नहीं जा सकता और वहां पर से अपने मास्टर के क्वार्टर में तो वो रह नहीं सकता क्योंकि मास्टर ने से वहां से निकाल दिया। तो वो अकेला वहां पर जंगल के अंदर एक छोटे से हट के अंदर रह रहा होता है और वहीं पर बैठकर वहीं पर कल्टीवेट भी करता है। वैंगलिन कहता है कि अब जबकि मास्टर ने मुझे मैंशन से निकाल दिया है लेकिन मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं है। और वो जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा था कि उसी वक्त उसे ज़ैंगू दिखाई देता है। तो ज़ैंगू से कहता है कि दोस्त तुम कहां पर जा रहे हो, काफी दिनों के बाद तुम्हें मिल रहा हूं, तो काफी दिनों के बाद तुम दिखाई दे हो, तुम कैसे हो अपने बारे में बताओ जरा। और उसके साथ ही वहीं पर उसके पास बैठ जाता है। तो ज़ैंगू से बताता है कि जब से तुमने रूम को छोड़ा है वो येलो स्क्वायरल जो है वो वहां पर आकर उसने तुम्हारे बेड के ऊपर कब्जा कर लिया है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किस येलो स्क्वायरल की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि वही कमीना जो कि यहाँ पर हमें मिशन देता है। तुम्हें पता है कि वो कितना ज्यादा बुरा है, वो यहाँ पर जानबूझकर हमें ऐसे मिशन देता है जो कि हम पूरा नहीं कर सकते। उसने कहा कि तुम्हारा बेड काफी ज्यादा लकी है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आते ही एक एल्डर ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से वो तुम्हारे बेड के ऊपर कब्जा करके आकर बैठ गया है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर उसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से यहाँ पर तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, मेरी वजह से वो येलो स्क्वायरल जो है वो मेरे बिस्तर के ऊपर आ गया और अब यहाँ पर तुम्हें तंग कर रहा है। तो ज़ैंगू उसे कहता है कि नहीं तुम्हें यहाँ पर सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही ज़ैंगू से पूछता है कि बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ पर जा रहे थे। तो हमारा वैंगलिन उसे बताता है कि यहाँ पर हर महीने के एंड पर हम इन डिसाइपल्स को कोई स्पेशल एनर्जी पिल्स दी जाती है। मैं वही एनर्जी पिल्स लेने के लिए इस वक्त एल्केमी हाउस की तरफ जा रहा था ताकि वहां पर से जाकर अपने महीने
का कोटा लेकर आ सकूं। तो ज़ैंगो से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि जिमिंग डिसाइपल्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होता। हालांकि तुम्हें यहाँ पर काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम्हें यहाँ पर पिल्स मिल रही हैं। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद आगे से हल्का सा मुस्कुरा देता है, जबकि ज़ैंगो उसे कहता है कि ब्रदर एक बात बताओ। तो वो कहता है हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना इस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मुझे अल्केमी रूम में टाइम से पहुंचना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्लीज मुझे माफ करना, मैं वापस तुमसे फिर से कभी मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो ज़ैंगो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, दोबारा तुमसे जरूर मिलूंगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जो ये मुझे बताना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी आंखों से पता चल रहा है कि यहाँ पर इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से सीधा अल्केमी हाउस की तरफ चला जाता है। अल्केमी हाउस में जब पहुंचता है तो वहां पर पहले से काफी सारे जूते पड़े होते हैं, जैसे कि वहां पर पहले से काफी सारे डिसाइपल्स मौजूद हैं। तो वो भी अपने जूते उतारता है और इसी के साथ ही अंदर आ जाता है। वहां पर अंदर आने के बाद सबसे पहले उसके कान में एक आवाज पड़ती है, और वो आवाज जो होती है वैंग जू की होती है। तो वैंग जू वहां पर लंबी लंबी छोड़ रहा होता है, या फिर वो सच कह रहा होता है मुझे नहीं पता। वो उन लोगों को बता रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझे पिछले 3 महीने से कल्टीवेशन करने के लिए सेक्युलेशन में माउंटेन के ऊपर भेजा हुआ था, मैं वहां पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। अब देखो मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद इस वक्त की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका हूं। तो वो लोगों से कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हो, ये तो बड़ी अमेजिंग बात है, हमें से कोई भी अभी तक यहाँ पर की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा वैंगलिन उसकी तरफ देखता है, कहता है ये तो वैंग जू है। साथ ही उसकी नजर वहां पर उसी लड़की के ऊपर पड़ती है, तो वो उस लड़की की तरफ देखता है, तो वो कहता है कि ये क्या, ये लड़की तो वही है, इसकी आवाज बिल्कुल वही है, क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे उस दिन पीच दिया था। तो उस लड़की को देखने के बाद वहां पर काफी हैरान होता है, क्योंकि वो वहां पर वैंग जू के साथ बातें कर रही होती है। वैंग जू के लिए वहां पर एक फूल लेकर आया होता है, वो उसी लड़की को वो फूल दे देता है। तो वो लड़की जो होती है अपने हाथ में फूल को लेकर खड़ी होती है, जबकि वहां पर एक और लड़की होती है, वो वैंग जू से कहती है कि लेकिन मैंने तो सुना था कि ये फूल इस माउंटेन के ऊपर आम पाया जाता है, तुमने कहा कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस फूल को लाने के लिए। और इसी के साथ ही वैंग जू की नजर वहां पर वैंगलिन के ऊपर पड़ती है, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि वैंगलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम इस वक्त अपने घर पर अपनी मॉम डैड के साथ होगे, क्योंकि तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम उनके साथ लकड़ी काटने का बिजनेस करने वाले हो। वहां पर जो दूसरी लड़की होती है वो उससे पूछती है वैंग जू क्या तुम इस लड़के को जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि ये हैंगजू सेक्टर में काफी ज्यादा फेमस है। तो वो कहता है क्या ये फेमस है, मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। तो दूसरा लड़का उसे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पर पिछले 3 महीने से क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए माउंटेन के ऊपर थे, इसी वजह से तुम्हें सेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये लड़का तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, यहाँ पर ऐसा समझ लो कि ये यहाँ का स्टार बन चुका है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर इसे स्कूल में एडमिशन कैसे मिला, इस लड़के ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसी वजह से एल्डर्स ने इसके ऊपर तरस खा के इसे यहाँ पर स्कूल का हिस्सा बना लिया, डिसाइपल बना लिया। तो वैंग जू कहता है क्या ऐसी बात है, ये तो बहुत ही बड़ी बेशर्मी की बात है कि ये लड़का हमारी वैंग फैमिली से है, इसकी वजह से हमारी वैंग फैमिली का नाम खराब हो रहा है। जबकि वो लड़की जो होती है यानी हीरोइन जो होती है वो चलाकर उसे कहती है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इसका मजाक उड़ाना बंद करो, तुम लोग यहाँ पर हद पार कर रहे हो, तुम्हें ऐसी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ ही वैंग जू से कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में मत बोलो, ये हम दोनों कजिन्स की आपस की बात है। और इसी के साथ ही वो जाकर वैंगलिन के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है कि तुम और तुम्हारे फादर तुम दोनों ही एक तरह के हो, तुम दोनों यहाँ पर मीठी मीठी बातें करके अपने काम निकलवा लेते हो। मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर खुदकुशी करने का नाटक किया था और साथ ही मीठी मीठी बातें करके एल्डर से अपना काम निकलवा लिया। ये तो नहीं पता कि तुम यहाँ पर इनर डिसाइपल कैसे बने हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी भी कल्टीवेट करते रहो, तभी तुम यहाँ पर की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जो भी करूं, जबकि वैंग जू से कहता है कि हाँ ये बात तो है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जबकि वो लड़की उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर एक दूसरे से इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर दुनिया में टैलेंट ही जो होता है वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ये चीज देखी जाती है कि हम लोगों के अंदर विल पावर कितनी है, कि हम लोग यहाँ पर कितनी शिद्दत से इस चीज को चाहते हैं। किसी के पास यहाँ पर विल पावर है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विल पावर हमेशा यहाँ पर ह्यूमंस को डिफाइन करती है। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर साथ ही वहां पर इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर वाकई में ऐसा होता है। लेकिन वैंग जू जो होता है वो यहाँ पर हमारे वैंगलिन की इंसल्ट करने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ता। तो वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर अगर हमारे अंदर विल पावर है तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस लड़के को वापस चले जाना चाहिए, इसे वापस जाकर अपने डैड के साथ वहां पर लकड़ी काटने का बिजनेस करना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद वैंगलिन काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मुझसे माफी मांगो। तो ये बात सुनने के बाद वैंग जू से कहता है कि हाँ तुमने क्या कहा। तो हमारा वैंगलिन उसे कहता है कि मैंने कहा कि जल्दी से मुझसे माफी मांगो। तो वैंग जू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी क्यों मांगू, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, ये तुम्हारे फादर की वर्ड है, तुम्हारे फादर ने खुद ही कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर लकड़ी काटने के काम पर लगाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुम्हारे दादा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, वो भी बिल्कुल इसी तरह के इंसान थे, उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरे डैड को नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे डैड ने वहां पर उनके साथ मीठी मीठी बातें करके मेरे डैड के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आती थी उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो अच्छी बात है कि मेरे डैड के साथ बाकी के सभी रिलेटिव्स थे, हमारी वैंग फैमिली के बाकी के सभी रिलेटिव्स ने मेरे डैड का साथ दिया और तुम्हारे डैड को यहाँ पर प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिल सका और हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली। हमारा वैंगलिन जो था उसकी बातें सुन रहा था,
और उसे इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वैंगजू वहां पर उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रहा था। इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मार देता है। तो जब वो उसे एक पंच मारता है तो उसी के साथ ही वैंगजू पीछे की तरफ गिर जाता है और पीछे की तरफ गिरता है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर सरासर झूठ बोले जा रहे हो। प्रॉपर्टी की बात है तो वो तो तुम्हारे फादर ने यहाँ पर झूठ बोला था। तुम्हारे फादर ने यहाँ पर बाकी के सभी रिलेटिव्स को अपने साथ मिलाकर मेरे फादर के पास उनकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा था वो भी छीन लिया और उसके बाद हमारा घर छीनने के बाद क्या तुम्हें चैन नहीं आ रहा? अब यहाँ पर तुम मेरी जिंदगी के अंदर आकर इस तरह से जहर घोल रहे हो। लेकिन मैं अब यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने दोबारा यहाँ पर हमारे मसले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जब किसी के साथ ही वैंगजू भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और वो भी जाकर उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। दोनों में फाइट हो जाती है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की फाइट का एंड क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।